लाइव। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट साथी में। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल पढ़ा था। और मौर्योत्तर काल में हमने कल के सेशन में जो है हम लोगों ने मौर्योत्तर काल पढ़ा था, और उससे पहले हम लोगों ने मौर्य काल देखा था। कल के सेशन में हम लोगों ने ये देखा था कि मौर्य काल के बाद जो है मौर्य काल के बाद देश में अलग अलग जो हिस्से में है बहुत सारे छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ था। और इसी राजवंशों के काल में हमने देखा था कि देश के जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो इलाका है, जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, वहाँ पर विदेशी आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने वहाँ पर शासन किया था। और हम लोगों ने उसमें देखा था कि हिंद यूनानी शक पल्लव कुषाण सब आए थे वहाँ पर, और इन्होंने पश्चिमी भाग पर शासन किया था। और देश के मध्य भाग और दक्षिणी भाग में और उत्तरी जो गंगा के मैदान है यहाँ पर भी, वहाँ पर देशी शासकों ने शासन किया था, जिसमें हम लोगों ने शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश का काल देखा था। इस तरह हमने देखा था कि जैसे ही मौर्य काल के विघटन के बाद कई सारे छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ था, उसके बाद फिर से देश में राजनीतिक एकता स्थापित होनी शुरू हो जाती है और एक बड़ी सत्ता की स्थापना हो जाती है, और ये काल होता है गुप्त काल। ठीक है। तो हमने देखा था कि मौर्य काल के और गुप्त काल के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश उदय हुए थे। मौर्य काल के पहले भी हमने देखा था इसी तरह का विभाजन हो चुका था। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था कि हड़प्पा काल में एक केंद्रीकृत प्रणाली थी। हड़प्पा के जो कुल मिला के 10-15 शहर थे, उन सभी का प्रशासन एक केंद्रीय प्रशासन की ढंग से होता था, जिसकी राजधानी हो सकती है मोहनजोदारो या फिर हड़प्पा हो, और इसका केंद्रीय प्रशासन था। इतिहासकार ऐसा अनुमान लगाते हैं कि चूंकि पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता से एक ही प्रकार की मुहरें प्राप्त हुई है, एक ही प्रकार की लिपि प्राप्त हुई है, तो जब तक कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं होगी तब 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 तक जो है इस प्रकार का जो एकीकरण है ये कैसे पॉसिबल हुआ होगा। जब किसी देश में एक ही लिपि, जैसे कि आपने देखा था कि सम्राट अशोक के काल में पूरे देश में एक ही ब्राह्मी लिपि चल रही थी, यही लिपि जो है हड़प्पा काल में भी देखी गई थी। तो कहीं यदि आपको पूरे देश में यदि एक ही प्रकार की लिपि दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि वो कहाँ वहाँ पर जो है एक न एक सत्ता होगी और पूरे एक देश के समान काम करता होगा। संभव है कि हमें उसकी काल की जानकारी हम नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन यदि हुआ होता तो इसी प्रकार की जानकारी जो है ये एकीकरण होता। फिर हमने देखा था कि हड़प्पा काल के बाद का जो काल है, जैसे वैदिक काल है, तो वैदिक काल में बहुत सारे शहर गायब हो गए थे, सारे शहर गायब हो गए थे, और फिर से एक नए नए शहर बसने लगे थे। हमने देखा था कि उसमें कौशल, श्रावस्ती, है ना, जैसे 16 महाजनपद, पूरे देश में 16 महाजनपद क्रिएट हो गया था। फिर ये सारे महाजनपद मिलना एक होना शुरू हो गया था, और सारे एक होने के बाद हमने देखा था कि ये मौर्य काल में जो है मगध से शासन करना शुरू हो गया था। तो देख रहे हो ना, पूरे प्राचीन काल में यही घटना बार बार दोहराती रही है, और इतिहास है ही यही। प्राचीन काल से लेकर के आप आधुनिक काल तक देखो, अंग्रेजों के आगमन तक, एक बार सभ्यता जो है जब स्थापित होती है तो पूरे देश का एकीकरण हो जाता है, और एकीकरण के बाद उसका विघटन शुरू हो जाता है। जैसे आपने देखा हड़प्पा एकीकरण का समय था, उसके बाद विघटन शुरू हुआ, तो पूरे देश में 16 से ज्यादा महाजनपद स्थापित हो गए। ठीक। फिर महाजनपदों का एकीकरण होना शुरू हुआ, और फिर अंत में जो मगध महाजनपद है वो उत्कर्ष पर पहुंचा, और वहां पर मौर्य साम्राज्य जैसे वंश की स्थापना हुई। फिर वहां पर बहुत सारे 2-3 वंशों ने शासन किया था, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, इस तरह से कुछ शासकों ने यहाँ पर शासन किया। फिर इसके बाद से विघटन शुरू हो गया, और विघटन होने के बाद हमने देखा कि पूरे देश के उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग में अलग अलग प्रकार के जो है शासन, और अलग एक ही समय में देशी और विदेशी शासक देश के अलग अलग भागों में शासन कर रहे थे। फिर हमने देखा कि इसके बाद फिर से एक एकीकरण का दौर आया और गुप्त काल आ गया। अब इसके बाद गुप्त काल के बाद हम फिर से पढ़ेंगे कि इसके बाद फिर से जो है विभाजनकारी, बहुत सारी विघटनकारी, चूंकि गुप्त काल में बहुत सारे सामंती प्रथा लागू हो गया था, बहुत सारी भूमि दान दी गई थी। इन सभी कारण के कारण ये जल्दी ही गुप्त काल जो है, गुप्त साम्राज्य विघटित हो गया। और गुप्त काल के बाद फिर से इन्हीं के जो स्वतंत्र देशी जो राजा थे, इन्होंने अपने जो है साम्राज्य से अलग होकर के अपनी अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इन सभी के कारण जो है इसका विघटन हो गया, और विघटन होने के बाद फिर से एक बार देश जो है अलग अलग टुकड़ों में बट गया था। इसके बाद देखते हो यहाँ से इसी समय ये जो तब आ जाता है गुप्तोत्तर काल। जब ये विघटन काल आ जाता है
तो ये गुप्तोत्तर काल का समय हो जाता है। और आप इस काल में देखते हो कि बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी, खासकर इस समय अरबी जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, यहाँ से आना शुरू हो जाता है। और पश्चिम जो सीमा है वहाँ पर बहुत सारे राजपूत वंश का उदय हो जाता है। तब तक हम जो है पूर्व मध्यकाल में पहुंच जाते हैं। फिर दक्षिण में चोल साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य, ये सब स्थापित हो जाते हैं। तो फिर हम मध्यकाल की घटनाएं आ जाते हैं। और मध्यकाल में आप सीधे देखते हो कि जब सल्तनत काल की स्थापना होती है तब पूरा देश एक हो जाता है। तो गुप्त काल के बाद ये सीधे सल्तनत काल में आके मध्यकाल में जाके पूरा देश एक हो जाता है। इससे पहले हर्षवर्धन जो शासन किया था वो छोटा सा शासन था, उसका दक्षिण भारत नर्मदा के उत्तर वाला इलाका था। ठीक है, तो पूरा देश जो है कभी एकीकरण नहीं हो पाया था। ठीक है, तो पूरी प्राचीन इतिहास या फिर कहिए कि पूरा का पूरा इतिहास यही देश के एकीकरण होने और उसके विघटन होने की घटना है। तो जब एकीकरण हो जाता है तो उस काल को पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे अभी हम गुप्त काल पढ़ेंगे तो इसे थोड़ा सा समझना आसान है, क्योंकि एक ही वंश के सारे बहुत सारे राजा हैं। विक्रमादित्य है, समुद्रगुप्त हैं, उसके जो उत्तराधिकारी हैं स्कंदगुप्त वगैरह, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन उसके बाद जब इसका विघटनकारी दौर आएगा तो इसमें बहुत सारे वंश स्थापित हो जाएंगे। ये ट्रांजिशन फेज है। ट्रांजिशन फेज में बहुत सारे जब घटनाएं एक साथ घटित होने लगती है ना, तो ये समझना मुश्किल हो जाता है। वहां पर काफी धैर्य के साथ आपको पढ़ना और बार बार रिवीजन करना जरूरी होता है। जैसे आपने कल के सेशन में देखा था, मौर्योत्तर काल वाला सेशन में, मौर्योत्तर काल में एक साथ हमने कल के सेशन में 7 चैप्टर फिनिश किया था। और 7 के अलग अलग राजा के नाम, उसके कार्यकाल सभी के, उसमें कुछ राजा देशी थे, कुछ विदेशी थे, फिर सभी की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उस काल के, जो बहुत सारे कवि वगैरह है उसकी जो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे उस काल के, तो इस सभी को पढ़ना और याद रखना बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो जब भी आप ये बीच के जो ट्रांजिशन फेज है ना, ये जो संक्रमण काल वाला स्थिति है, इसको जब भी पढ़े तो काफी बारीकी से पढ़े। मौर्य काल, गुप्त काल, हड़प्पा काल सबको याद रहता है, लेकिन ये बीच का जो संक्रमण काल होता है ना, काफी कंफ्यूजिंग वाला होता है। तो आज वाला सेशन तो आसान होगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि गुप्त काल में मौर्य काल की तरह हमने मौर्य काल में पढ़ा था केवल 2 ही महत्वपूर्ण शासक थे, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य था और दूसरा उसका शासक था सम्राट अकबर। तो हमने उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को देख लिया और हमारा मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको गुप्त साम्राज्य में बहुत सारे महत्वपूर्ण शासक हैं। उसकी स्थापना से लेकर के समुद्रगुप्त के जो जितने दक्षिणवर्ती अभियान है, उसको विक्रमादित्य द्वितीय, स्कंदगुप्त, तो सभी शासक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कम से कम 4-5 शासकों के नाम तो आपको याद रखने ही है इस चैप्टर में। साथ ही इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल का मतलब यह है कि समाज के जितने सारे डायमेंशन हो सकते हैं, साहित्य और कला के क्षेत्र में देखोगे कि बहुत सारे मंदिरों का विकास हुआ था इस काल में। प्राचीन जो है भारत में हिंदू की जो मंदिर है ना, पहली बार इसी काल में बनाई गई थी। इससे पहले कोई भी हिंदू मंदिर नहीं बनाया गया था। यदि बनाया गया भी होगा तो हो सकता है वो पत्थरों को काट करके गुफा बनाए गए थे, जैसे कि हमने सम्राट अशोक के काल में देखा था कि बराबर की जो गुफाएं हैं वो पहाड़ों को काट कर बनाया गया था। उससे पहले जो अजंता की गुफाएं थी वहां पहले से गुफा तैयार थी। बहुत सारे चैत्र और विहार बनाए जाते थे, ऐसा नहीं था कि मंदिर नहीं बनाए जाते थे। लेकिन मंदिर जो संरचनात्मक मंदिर होते हैं, ईंटों को जोड़ करके बनाया जाना वाला, ये पहली बार गुप्त काल में ही शुरू हुआ था। तो कला के क्षेत्र में मंदिरों का विकास शुरू हुआ गुप्त काल में, है ना। बहुत सारे साहित्य के जो हैं, बहुत सारी साहित्य की लिखी गई थी, इसमें धार्मिक और अधार्मिक पुस्तकें भी लिखी गई थी। गुप्त काल में एक ट्रांजिशन फेज साहित्य के क्षेत्र में ये देखने को मिलता है कि अब तक जितने सारे ग्रंथ लिखी गई थी वो सारी की सारी जो है धार्मिक ग्रंथें थी। या तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित हुआ करता था, या फिर जैन धर्म से, या फिर हिंदू धर्म से संबंधित जो है वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्यक, जितने सारे हमने ग्रंथ देखे वे सारे के सारे धार्मिक हुआ करते थे। लेकिन पहली बार गुप्त काल में ही आके जो है अधार्मिक या फिर लौकिक साहित्य जो है, ये इस काल में प्रेम का भी सब देखने को मिलता है। जैसे कालिदास के जो नाटक वगैरह हैं उसके जो प्रेम साहित्य है ये इसी काल में देखने को मिलता है। तो इसे लौकिक साहित्य या फिर गैर धार्मिक साहित्य भी कहा जाता है। तो इस तरह से भी कहा जाता है कि ये गुप्त काल का स्वर्ण काल था। दूसरा, विज्ञान के जितने भी क्षेत्र आप देखते हो, भले वो खगोल विज्ञान हो, स्पेस के क्षेत्र में, तो आर्यभट्ट और बराहमिहिर जैसे जो वैज्ञानिक थे इस काल के, उन्होंने इस काल में आविष्कार किए थे। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी नागार्जुन जैसे रसायनज्ञ इस काल में थे। बायोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत सारे इस काल में ग्रंथ लिखे गए थे, बहुत सारे ग्रंथ जो हैं लिखे गए थे। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐतिहासिक किताबें इस काल में लिखी गई थी, है ना। इसके अलावा जो है कुछ विदेशी ग्रंथ भी लिखे गए थे, जो विदेशी आए थे भारत में भ्रमण करने के लिए, जैसे हुएनसांग उस समय आए थे इसी काल में, है ना, विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में, तो उन्होंने भी अपनी यात्रा विवरण लिखा था। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जितने सारे डायमेंशन हो सकते हैं, साहित्य, कला हो, है ना, मंदिर हो, निर्माण हो, मूर्ति कला, है ना, बिहार के सुल्तानगंज से जो प्राप्त मूर्तियां प्राप्त हुई है उसकी विशिष्ट कलाकारी आप देखोगे, ठीक है। अजंता की जो गुफा की चित्रकारी आप देख रहे हो,
वो गुप्त काल की बनाई गई चित्रकारी है, गुफा की पेंटिंग, ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफा, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा और अजंता की, पता है आपको, एक ही पत्थर को तराशकर ऊपर से नीचे तक काटा गया था। तो ये वास्तुकला की जो निर्माण की टेक्नोलॉजी है ना, ये भी इसी काल की है। आपने रसायन के क्षेत्र में देखा होगा, दिल्ली के मेहरौली में जो लौह स्तंभ खड़ा है, कुतुब मीनार के परिसर में जो लौह स्तंभ खड़ा है, वो किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजी रही होगी, उसके लोहे की ढलाई की किस प्रकार की टेक्नोलॉजी रही होगी कि आज भी खुले आसमान के नीचे वो खड़ा है और आज तक उसमें जंग नहीं लगी, है ना। तो इन्हीं सभी उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है भारतीय इतिहास का। तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सब कुछ पढ़ना है। तो ये चैप्टर लंबा भी रहने वाला है। ये कंफ्यूजिंग तो नहीं है जैसे मौर्य काल और मौर्योत्तर काल वाला था, मौर्योत्तर काल की तरह कंफ्यूजिंग तो नहीं है, क्योंकि एक ही राजवंश है और आज हम केवल गुप्त राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं टोटली। लेकिन इसमें पढ़ने बहुत कुछ है, ठीक है। तो शुरू से अंत तक आप लोग जो है बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चैप्टर है। तो हम पूरा का पूरा जो है आज गुप्त काल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे डायमेंशन दिए गए हैं, और हमने बता भी दिया था कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो स्वर्ण काल यो क्यों है आपको साबित करना पड़ेगा ना, इतिहासकार क्यों कहते हैं इसे कि भारतीय इतिहास का इसे स्वर्ण काल कहा जाता है, आखिर किन किन क्षेत्रों में इन्होंने प्रगति की थी, उन सभी चीजों को जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो इसकी जो पृष्ठभूमि तो वही है कि जब साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के जो है अंत हुआ था, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद आप देख रहे हो कि शुंग और कन्नब जैसे राजवंश स्थापित हुए थे, और उस वंश के बाद काफी समय तक देश में जो है ऐसे ही विभाजनकारी नीतियां, बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारियां आते रहे, छोटे छोटे समय तक शासन करता गया और फिर विलुप्त होते गए। लेकिन पहली बार जब गुप्त शासन आया तो जाकर के ही जो है ये पूरा देश एकीकृत हो पाया था। हो सकता ये सच है कि पूरे एक साथ ये मौर्य जितना साम्राज्य नहीं था इसका, मैं मैप के माध्यम से दिखा दूंगा, ये नर्मदा नदी के उत्तर में ही अपना शासन कर रहा था, लेकिन जितना दूर ही किया इसकी शक्ति जो है सीमा काफी केंद्रीकृत इसने बना के रखा था, दक्षिण में कोई और शासक इसका शासन कर रहा था इस समय, ठीक है। कुषाण और सातवाहनों ने जो है इसके उत्तराधिकारी, मौर्य के उत्तराधिकारी थे ये राजवंश, इसने काफी राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया, और ये सब पैरेलल शासन कर रहे थे। उत्तर में जब गुप्त शासन कर रहे थे तो इसके पैरेलल ये कुषाण और सातवाहन भी शासन कर रहे थे, ठीक है। गुप्त राजवंश भी उत्तर प्रदेश और बिहार से ही अपना शासन करना शुरू किया था, उसकी प्रारंभिक राजधानी वहीं से थी, ठीक है। जैसे हम अब तक पढ़ते आए हैं ना कि जो भी कोई राजवंश हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके ऐतिहासिक स्रोत को जानने का जो है कोशिश करते हैं कि इसके ऐतिहासिक जो है स्रोत क्या क्या है ना। उसमें हम बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत की, साहित्यिक स्रोतों की देखने की कोशिश करते हैं। हम इसमें भी यही प्रणाली अपनाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इस काल के जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग जो है पुरातात्विक प्रमाण देखने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला जो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रयाग प्रशस्ति किस अभी जो है गुप्त शासक से संबंधित है, तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। इसमें समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है, उसके विजय अभियान की जानकारी दी गई है। तो प्रयाग स्तंभ लेख ये जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है और उसके विजय अभियानों की चर्चा की गई है। उदयगिरी गुहा लेख ये चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य जिसे कहते हैं उसकी दिग्विजय की जानकारी इस अभिलेख में दी गई है। तो आपने देखा होगा ना बहुत सारे एग्जाम में एक तरफ स्तंभ लेख और उसके गुहा लेख दिए जाते हैं, दूसरी तरफ उसके राजा के नाम दिए जाते हैं और उसे मिलाप करे कि देखिए दिया जाता है। दूसरा, उस अभिलेख या फिर शिलालेख के विषय भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस विषय से संबंधित है। तो ये हमारा यहाँ पर दो अभिलेख हो गया, एक तो प्रयाग स्तंभ लेख और दूसरा उदयगिरी का गुहा लेख। तीसरा है भीतरी स्तंभ लेख, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है और यही वो अभिलेख है जिससे हून आक्रमण की जानकारी प्राप्त होता है कि इसके काल में जो है भारत पर हून वंश जो है हून का आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हून आक्रमण की जानकारी देने वाला भारत में वे कौन सा अभिलेख है, ठीक है। तो ये भीतरी स्तंभ लेख है जो स्कंदगुप्त से संबंधित है और इसी में हून आक्रमण की जानकारी दी गई है। बहुत सारे गुप्तकालीन इन अभिलेखों के अलावा गुप्तकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों से गुप्त वंश की जो है आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। किसी वंश की सिक्के हो, सभी अपने अपने राजवंशों की जानकारी देता है। आप सिक्के के आधार पर किस प्रकार की इतिहास लिख पाओगे? देखिए सिक्के जो है देखने में आपको मामूली सा लग सकता है लेकिन इसमें बहुत सारी जानकारी दी होती है। कुछ जो है राजा उस समय के इसमें अपना चित्र लगाते हैं ना, अपनी चित्र लगाते हैं। जैसे कि कुषाण ने क्या किया था, अपने एक योद्धा के रूप में अपने आप को इसमें जो है चित्रित किया था।
उसने जूट पहने जो है, काफी सूट पहने दिखाया गया है, और उसका बूट भी दिखाया गया है, चमड़े वाले जूते और ऊंचे जो घुटने तक के जूते होते थे वो दिखाया गया, वो पहने हुए, और घोड़ा पर सवार दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप इस तरह से उसे चित्र देख करके ये अनुमान लगा पाए ना कि कुषाण के शासक ऐसे होते थे। यदि वो नहीं देता तो फिर आप केवल अनुमान लगा पाते। भारत में इस तरह की चित्रें पहली बार देखने को मिली थी। दूसरा, यदि किसी देश में बहुत ज्यादा सोने के सिक्के प्राप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो साम्राज्य था काफी सुखी संपन्न था, उस देश में सोने के सिक्के काफी संख्या में थे। जैसे कि कुषाण काल में बहुत ज्यादा सोने के सिक्के थे, लेकिन गुप्त काल में सोने के सिक्के गायब होने लगे थे। ऐसा इसलिए हुआ था कि गुप्त काल आते आते जो सिल्क रूट था उस पर नियंत्रण भारत का छूट चुका था, है ना। तो गुप्त काल में शुद्ध सोने के सिक्के तो जारी किए गए थे, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम थे। तो इतिहास से ये सिक्के से इसी प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है, और ऐसा गुप्त काल में भी सिक्के प्राप्त हुए तो इस काल की साम्राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी दिखती है। और क्या दिखता है, दिखता है कि इस काल में व्यापार जो है, व्यापार दशा काफी कम हो गया था। गुप्त काल में व्यापार उन्नत दशा में नहीं था, काफी कम हो गया था। ठीक है, इसकी हम वजह बताएंगे। सामंतवादी प्रथा जैसी चीजें हैं, भूमिदान प्रथा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण इस काल में इसकी अर्थव्यवस्था काफी कम हो गई थी, है ना, निम्न स्थिति में पहुंच गया था। इसी कारण यह साम्राज्य काफी दिनों तक चला नहीं और टूट के बिखर गया था। बहुत सारे मंदिर और मूर्तियां भी इस काल की जानकारी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे मंदिर बनाने के बाद उसकी दीवारों पर कुछ अभिलेख लिख लिए जाते थे। उसके जो निर्माणकर्ता थे वो अपने से संबंधित कुछ अभिलेख वहां पर लिख देते थे, तो ये भी उसकी जानकारी देता है। अजंता और बाघ की गुफाओं से गुप्तकालीन चित्रकला की जानकारी मिलती है, और इस चित्रकला में उस काल की जो जानकारी दी है, जैसे कि यदि गुप्त काल में आपने देखा होगा उसकी गुफाओं में बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। उस काल में महिलाओं के जो आभूषण पहने हुए हैं, पुरुषों को जो दिखाया गया है ना। तो अभी वर्तमान में जो हम अपने देवी देवताओं को देखते हैं ना, ये प्रेरणा उनको वहीं से मिली है। यदि वो जो है इस अजंता की गुफा में यदि ये चित्रकारी नहीं हुआ होता तो आज जितने हम देवी देवताओं की पेंटिंग देखते हैं ना, वो नहीं होता। वहीं पर साक्षात उसके कौन कौन से गहने पहने हैं, उसके केश विन्यास कैसी है, उसकी शारीरिक बनावट कैसी है, ये सभी चीजों की जानकारी उसमें वैसी जो कि त्यों दी गई है। तो फिर इसी के आधार पर चित्रकार जो है हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी ऐसे ट्रांसफर होते गई। और फिर हम लोग कैसे इमेजिन करते हैं, गुप्त के शासक ऐसे होते हैं, हम लोग कैसे इमेजिन करते हैं, है ना, भगवान हमारे ऐसे होते हैं, हम लोग कैसे इमेजिन करते हैं। यदि इस गुफा में नहीं दिया होता चित्रकारी, विष्णु को उत्तरी जो है शयन मुद्रा में नहीं दिखाया होता, तो हम लोग क्या जान पाते। इसी नासिक के गुफा में है यहाँ पर एक जो ब्रह्मा की 3 मुख वाली जो मूर्ति दी गई है, यदि वो यहाँ पर नहीं होता तो हम लोग कैसे इमेजिन करते कि ब्रह्मा के 3 मुख होते हैं, और बनाते तो कैसा बनता, है ना। तो ये बहुत सारी जानकारी दे पाता है हमें। दूसरा, इस काल के जो साहित्यिक प्रमाण है, जैसे कि पुराणों में बहुत विष्णु पुराण है, वायु पुराण है और ब्रह्मांड पुराण है, ये गुप्त काल की जानकारी देते हैं। कुल मिला के ये 3 पुराण हैं जो इस काल की जानकारी देता है। साथ ही विशाखा दत्त की जो देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक है, ये गुप्त वंश की भी जानकारी देता है। इस सब के अलावा बहुत सारे, जैसे कि रामायण है, रामायण का अंतिम संकलन इसी काल में हुआ था, गुप्त काल में आके ही पूरा हुआ था। रामायण भले ही 1000 BC में उसका लिखना शुरू हुआ था, लेकिन उसे अंतिम अध्याय जो है यहीं पर आके पूरा हुआ था। ऐसे ही जो महाभारत है, महाभारत का जो अंतिम श्लोक जो ग्रंथ है, जैसे कि उसका गीता खंड, पूरा का पूरा गीता खंड गुप्त काल में ही लिखा गया है ना। अब उसमें जो लिखी गई बातें हैं, हम उसके बारे में भी टिप्पणी करेंगे कि क्या क्या चीजें उसमें लिखी गई है। तो आप देख सकते हो कि साहित्य की दृष्टि से भी इसके काफी संपन्न है, जो इस काल की जानकारी देता है। ठीक है, ये इसके हम लोगों ने स्रोत को देखा, इसके ऐतिहासिक स्रोत, जिसके आधार पर हम लोग ये जान पाते हैं कि गुप्त काल में उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दशा किस प्रकार की थी। अब हम लोग इसके गुप्तों की उत्पत्ति के संबंध में, हम लोगों ने शुरुआत में मौर्यों की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत देखे थे। ऐसे ही गुप्तों की उत्पत्ति से संबंधित भी बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार इसे शूद्र बताते हैं, कुछ क्षत्रिय, कुछ ब्राह्मण बताते हैं। तो हमें वही जानना है कि शूद्र मानने वाले इतिहासकार कौन कौन से हैं, वो क्षत्रिय मानने वाले इतिहासकार कौन कौन से हैं, या फिर गुप्तों को ब्राह्मण मानने वाले इतिहासकार कौन कौन से हैं। इन चीजों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर है शूद्र अथवा निम्न जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये गुप्त जो शासक थे ये शूद्र अथवा निम्न जाति से उत्पन्न हुए थे, और ऐसा मानने वाले जो इतिहासकार हैं वो काशी प्रसाद जायसवाल हैं। ठीक है, गुप्त शासकों को शूद्र मानने वाले जो इतिहासकार हैं वो काशी प्रसाद जायसवाल हैं। ऐसे ही कुछ इतिहासकार इसे वैश्य होने का अनुमान लगाते हैं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि गुप्त लोग वैश्य थे, यानी कि ये व्यापारी वर्ग से संबंधित थे, और ऐसा मानने वाले इतिहासकार हैं एलन, SK अयंगर और रोमिला थापर। ठीक
ठीक है। ये तीनों इतिहासकार मानते हैं कि गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे ये सभी वैश्य थे, है ना, व्यापारी वर्ग से संबंधित थे। इनके क्षत्रिय होने का सिद्धांत सुधाकर चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र मजुमदार यानी कि आर मजुमदार, ये दोनों इतिहासकार मानते हैं कि गुप्त लोग जो है क्षत्रिय थे। ठीक है, तो ये उसके उत्पत्ति से संबंधित तीन सिद्धांत हैं। कुछ लोग इसे शूद्र मानते हैं, कुछ वैश्य मानते हैं और कुछ क्षत्रिय मानते हैं। तो इनके उत्पत्ति से संबंधित जो थ्योरी दी गई है जिस इतिहासकारों के द्वारा, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, है ना, और कई बार पूछे जा चुके हैं इससे संबंधित, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम लोग जो है उसके उत्पत्ति से संबंधित कि वो किस वंश से संबंधित है, निम्न जाति के हैं या फिर उत्तम कुल के हैं, वो किस वंश से संबंधित है, इतिहासकारों में बीच में मतभेद था। ऐसे ही इनकी जो है क्षेत्र को लेकर भी मतभेद है। कुछ इतिहासकार, जैसे हमने आर्यों की उत्पत्ति से संबंधित देखा ना, कुछ इसे मानते हैं कि ये साइबेरिया से आए थे आर्य लोग, कुछ मानते थे कि जैसे रशियन क्षेत्र से आया था, कुछ ईरान से मानते हैं, कुछ लोग इतिहासकार मानते थे कि वो भारत की ही सभ्यता थी और भारत के लोगों द्वारा ही बसाई गई थी। गुप्त काल के शासकों के संबंध में भी इसी प्रकार के इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। कुछ शासक मानते हैं कि ये लोग बाहर से आए थे, कुछ लोग मानते थे कि नहीं वो वहाँ के लोकल थे, बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। फिर बाद में उसे जब शक्ति प्राप्त करने का मौका मिला तो उसे साम्राज्य से, मौर्य साम्राज्य से विघटित होकर उसने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, है ना। तो इसके बारे में भी ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से वे इतिहासकार हैं जो इसे बाहरी मानते हैं और वे कौन कौन से इतिहासकार हैं जो इसे वहाँ का स्थानीय निवासी मानते हैं। ठीक है, तो इस संबंध में जो थ्योरी दी गई है वो देखिए तीन थ्योरी है। एक थ्योरी दी गई है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये जो है बंगाल से आए थे, सारे गुप्त शासक बंगाल से आए थे और वहां से आने के बाद उत्तर मध्य प्रदेश के जो एरिया है, बिहार वाला जो इलाका, पाटलिपुत्र शासन करते थे ना ये लोग, तो ये यहाँ पर आके सत्ता स्थापित कर ली। तो गुप्त शासकों को बंगाल का मानने वाले लोग जो हैं, ये चीनी यात्री इत्सिंग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है। ये जो भ्रमण करने आए थे भारत की यात्रा पर, चीनी यात्री इत्सिंग, इसने अपने ग्रंथ में लिखा है कि ये जो शासक हैं ये भारत के वहां के मूल निवासी नहीं है, बंगाल के, पाटलिपुत्र के, ये बंगाल से आए थे। ठीक, दूसरा हो गया मगध मानने वाले लोग। पुराणों में कहा गया है कि गुप्त शासक जो है मगध से संबंधित थे, यानी कि वो बिहार के लोकल थे, बंगाल से नहीं आए थे, बिहार के लोकल थे। और जैसे ही उसे मौका मिला फिर उसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली और वहाँ के जो स्वतंत्र शासक थे जिसके अधीन वो काम कर रहे थे, जहाँ पर वो हो सकता है छोटे राजा हो या फिर कोई सेनापति हो, उसे जैसे ही मौका मिला उसने खुद को स्वतंत्र कर लिया और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो ये पुराणों में ऐसा कहा गया कि ये मगध के थे। कुछ इतिहासकार इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश का मानते हैं और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश मानने वाले इतिहासकार हैं R.S. गोयल। ठीक है, इन्होंने कहा है कि यहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके से जो उत्खनन से पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई है वो भारी संख्या में प्राप्त हुई है। इतना प्राप्त हुआ है कि किसी दूसरे जगह पर प्राप्त नहीं हुआ। तो जहां से किसी जानकारी ज्यादा मात्रा में पुरातात्विक वस्तुएं यदि प्राप्त हो रही है तो हो सकता है वो उसकी राजधानी हो, तभी तो वहां से ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुई है ना। ठीक, तो ये R.S. गोयल जो मानते हैं कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है ना। अब हम लोगों ने इसके स्रोत देख लिए, स्रोत के बाद हमने उसके उदय से संबंधित, किस वंश से संबंधित है, जो मत दिए गए थे, थ्योरी दिए गए थे, हमने उसको भी देखा। अब हमारा जो है तीसरा, ये राजवंश और किस स्थान से संबंधित है, निवास स्थान से संबंधित जो थ्योरी दी गई थी हमने उसको भी देखा। अब हम इसके स्थापना के बारे में देखते हैं कि इसकी स्थापना किसने और कब की थी। गुप्त राजवंश की स्थापना 275 ईस्वी में महाराज गुप्त अथवा श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। इसे कभी कभी श्री गुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, महाराज गुप्त अथवा श्री गुप्त की स्थापना। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। ठीक है, गुप्त वंश का, श्री गुप्त का जो उत्तराधिकारी था, इसका जो दूसरा शासक था वो घटोत्कच हुआ था। ये इस वंश का, इसका दूसरा शासक था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्रारंभिक गुप्त नरेश, यानी कि ये जो शुरू के जो दो ये राजा हैं, गुप्त, श्रीगुप्त और दूसरे के जो घटोत्कच, ये स्वतंत्र शासक नहीं थे, क्योंकि इन्होंने, इन दोनों ने किसी प्रकार की जो है उपाधि धारण नहीं की थी। जैसे बाद के जो इतिहास, जो शासक आए, उन्होंने लंबे चौड़े अपने जो है उपाधि धारण की थी, जैसे कि महाराजाधिराज, है ना। लगता है, नाम से क्या लग रहा है आपको कि बहुत सारे राजाओं के राजे होंगे, तभी तो महाराजाधिराज जैसी उपाधि धारण की होगी ना। जैसे आपने विक्रमादित्य को देखा है,
चंद्रगुप्त द्वितीय उसका नाम मूल नाम था, लेकिन उसने विक्रमादित्य जैसी उपाधि धारण की थी। लेकिन ये दोनों जो शुरू के जो शासक हैं, श्रीगुप्त और जो है घटोत्कच, इन दोनों ने किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं की थी। जो है इसी आधार पर इतिहासकार मानते हैं कि ये दोनों जो है शुरू में केवल स्वतंत्रता अपनी जो है घोषित कर दी होगी किसी बड़े साम्राज्य से, अपनी स्वतंत्रता, जैसे इस समय कन्नव वंश का शासन था यहाँ पर, तो उससे अपनी जो है उसमें हो सकता है ये सेनापति रहा हो या फिर कोई राज्य के या फिर जिलाधिकारी रहा हो, कोई अधिकारी रहा हो, और मौका मिलने पर इसने खुद की स्वतंत्रता घोषित कर दी हो, लेकिन अभी तक कोई राज्य स्थापित नहीं किया था। ठीक है, तो इतिहासकारों के बीच में यही है। बाद में जो वास्तविक सत्ता स्थापित हुई थी, उसके बाद ये एक राजवंश के रूप में सामने प्रकट हुआ था। ठीक, देखिए श्रीगुप्त जो है ये इस वंश के संस्थापक हैं, और इसकी काल है 275 से 300 ईस्वी तक इन्होंने गुप्त वंश पर शासन किया था। समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग अभिलेख, इससे ज्ञात होता है, इसी में लिखा गया है कि गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं, गुप्त वंश का जो पहला शासक है वो श्रीगुप्त हैं। तो आपके लिए एक और चीज महत्वपूर्ण हो गई कि यदि आपसे पूछे कि किस अभिलेख में, किस शिलालेख में ये बताया गया है कि गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त है ना, तो ऐसा करने वाला अभिलेख है पहला प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसके अलावा चीनी यात्री इत सिंह, जो कि 7वीं सदी में भारत आया था, इसने भी श्रीगुप्त का उल्लेख किया है, और इसने भी कहा है कि श्रीगुप्त जी जो है ये चंद्र जो है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक हैं। ठीक है, तो दो दो प्रूफ हो गए कि इस वंश के संस्थापक जो है श्रीगुप्त ही है। घटोत्कच इस वंश का दूसरा उत्तराधिकारी हुआ, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, इसके बारे में कोई उपलब्धि की जानकारी प्रमाण नहीं है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का तीसरा और सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक था। यहां से इस काल की जो इतिहास है वो ज्यादा इंपोर्टेंट होनी शुरू हो जाती है ना। गुप्त वंश का पहला महान शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके, लिच्छवी वर्तमान हाजीपुर और बिहार के इलाके में स्थित है, बिहार लिच्छवी जो है हाजीपुर जिले में यहाँ पर स्थित है, वहां पर इसका विश्व की जो पहली जो है गणतंत्र स्थापित हुई थी यहीं से। तो अपनी संबंध यहाँ से इन लोगों से शादी किया, और शादी के रूप में उसे बहुत सारे दहेज प्राप्त हुए थे, तो उससे अपनी स्थिति इसकी मजबूत हुई थी चंद्रगुप्त प्रथम की। दूसरी, इसकी जो इस समय पत्नी का नाम था राजकुमारी कुमार देवी, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी, उससे विवाह किया था, और उसी का पुत्र हुआ था समुद्रगुप्त। ठीक है, तो इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी किया ये जरूरी नहीं है, जरूरी इसलिए है कि ये समुद्रगुप्त की माँ थी, है ना, तो इसके माँ के नाम के रूप में आपको याद रखना पड़ेगा। इसने विवाह की अपनी स्मृति में, जब उसने कुमार देवी से विवाह किया था, तो कुमार देवी की विवाह की स्मृति में उसने चंद्रगुप्त देवी प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो देवी प्रकार के सोने के सिक्के जो है किसने जारी किया था, ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। और इस देवी प्रकार के सिक्के में एक तरफ कुमार देवी और दूसरी तरफ जो है चंद्रगुप्त खुद का, है ना, चित्र अंकित करते थे अपने सिक्के, सोने के सिक्के पर, एक तरफ खुद का और दूसरी तरफ अपने पत्नी का चित्र। या फिर दूसरी ओर ऐसा करता था कि एक तरफ कुमार देवी का और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित करते थे। ठीक है, तो ये कुमार देवी प्रकार का सिक्का किसने जारी करवाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह था कि जिस वर्ष उसका राज्यारोहण हुआ था, यानी कि जिस वर्ष वो अपने सत्ता पर बैठा था, उस वर्ष उसने एक संवत चलाया था जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। ठीक है, तो गुप्त संवत कब चलाया गया था, जब वो सत्ता को ग्रहण किया था, उसके राज्यारोहण की तिथि को, है ना। और ये कब चलाया गया था, तो 319-20 ईस्वी में, है ना। गुप्त संवत कब शुरू हुआ था, 319-20 ईस्वी में, तो ये याद रखिएगा। इन्होंने आधुनिक बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को जीत लिया था और अपने सीमा में मिलाना शुरू कर लिया था। तो देखते हैं ना, शुरू के जो पहले दो शासक हैं, यानी कि श्रीगुप्त और दूसरा जो था घटोत्कच, इन दोनों ने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की थी। लेकिन जैसे ही तीसरा शासक आया था चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने पहले अपने क्या किया था, कुमार देवी से शादी करने के बाद अपनी स्थिति को मजबूत किया, थोड़ा सा धन संपत्ति लिया, और उसके बाद अपने पड़ोसी इलाके पर पड़ोसी इलाके को जीतना शुरू किया। और जीतने के बाद आप देख रहे हो ना, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके को जीत लिया था। शासन के अंतिम चरण में उन्होंने संन्यास ले लिया था, तो ये भी एक उपलब्धि हो गई ना। अब तक आप ये देखते आ रहे हो कि जितने शासक हुए हैं,
वो अपने पूर्ववर्ती अपने पिता की हत्या करके या फिर किसी दूसरे शासक की हत्या करके गद्दी पर बैठा। लेकिन ये पहला शासक था इतिहास में जिन्होंने संन्यास ले लिया और अपने पुत्र के लिए अपनी सत्ता छोड़ दी। इन्होंने अपने जीते जी जो है अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र को बनाया था, और अपने पुत्र को बनाया था किसे? समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? दूसरा शासक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का कार्यकाल आप याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। 335 से लेकर के 380 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। पूरे गुप्त वंश का सबसे सर्वाधिक पराक्रमी शासक, सबसे मजबूत शासक, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। जैसे नेपोलियन ने पूरे विश्व को रौंद डाला था, ऐसे ही इन्होंने पूरे भारत को रौंद डाला था अपनी सेना के द्वारा। इन्होंने भारत से उत्तर से लेकर के इसने गोदावरी पार कर लिया था, और दक्षिण के जो है बहुत सारे राज्यों को इसने जीता था, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके बारे में जो है इसकी तारीफों की प्रशंसा की है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। इसके दरबारी कवि जो थे हरिसेन, इन्होंने तारीफों की बहुत बड़ी एक सूची डाली है इसमें। इसका दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। इसने इसके तारीफ में एक पूरी की पूरी प्रशस्ति पत्र लिख दिया था, जो कि इलाहाबाद के प्रयाग में स्थित है वहां पर, जिसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी अभिलेख में इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, मतलब समुद्रगुप्त के बारे में जो भी की जानकारी प्राप्त होती है इसी अभिलेख के बारे में प्राप्त होती है। इसे भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने विजय अभियान के दौरान उत्तर से लेकर के दक्षिण भारत तक के जो बहुत सारे विजयों को जीता था, और बहुत सारे देशों को जीतने के जो इसका क्रम है, कुल 5 बार ये अपने घर से निकला था। इस 5 चरण में जो है, एक बार में उत्तर, एक बार में दक्षिण, एक बार में पश्चिम, है ना, एक बार में इस तरह उत्तर पूर्व के इलाके, तो इस तरह इसके 5 चरणों में इसने पूरे भारत को विजित किया था। तो हम उसके बारी बारी से पूरे 5 चरण को देखेंगे कि इसके 5 चरण में किन किन राजाओं को पराजित किया। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है ना कि समुद्रगुप्त के दौरान दक्षिण भारत के इस राज्य का शासक कौन था, दक्षिण समुद्रगुप्त के आक्रमण के दौरान बंगाल का शासक कौन था, कामरूप का शासक कौन था, पंजाब का शासक कौन था, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ना। इसीलिए आपको ये याद रखना जरूरी है कि इसने अपने प्रथम चरण में किन किन राजाओं को हरा के। प्रथम चरण में इन्होंने उत्तर भारत के राजाओं को हराया था और कुल 9 राजाओं को हराया था। इस 9 राजाओं में एक था गणपति नाग जो कि मथुरा का शासक था, दूसरा था अहिछत्र का था शासक अच्युत देव, तीसरा था विदिशा का शासक जो कि नागदत्त था। इन शासकों के नाम भी याद रखिएगा। प्रथम चरण में इन्होंने उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया था, जिसमें ये 3 नाम प्रमुख हैं। हमने ज्यादातर छांट ही दिए हैं, 9 में से केवल 3 को आपको याद रखना है। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्ट मैंने पहले ही कर दिया है, तो इसमें आप ज्यादा शॉर्ट लिस्ट नहीं कीजिएगा, ये पहले से शॉर्ट लिस्ट है। ठीक, दूसरे चरण में उसने 9 गणराज्यों को पराजित किया था, जिसमें यौधेय गणराज्य, मालव गणराज्य, अर्जुनायन गणराज्य शामिल थे। इसके अलावा उसने जो सीमावर्ती इलाके थे, नेपाल, कर्त, डवाक, कामरूप, ये जो है ब्रह्मपुत्र के इलाके वाला जो है पूर्व भारत का, जो पूर्वी भारत का जो इलाका है, इसको इसने सेकंड फेज में जीता था। अपने दूसरे चरण में इन्होंने किसको जीता था? ब्रह्मपुत्र के इलाके, यानी कि नॉर्थ ईस्ट भारत के जो इंडिया के जो रीजन्स हैं उसने उसको जीता था। पहले चरण में आपने देखा ना, उसने उत्तर भारत के जो मथुरा, जो वृंदावन का जो इलाका है वहां के राजा को जीता था, और दूसरे अपने चरण में इसने पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट के जो भारत हैं उसको जीता था। इसने अपना तीसरा चरण जो है एक आठवीं नामक एक जनजाति राज्य था, आठवीं नामक एक जनजाति राज्य था, तीसरे चरण में उसको जो है पराजित किया था। चौथे चरण में दक्कन यानी कि दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया था। ठीक है, पांचवें चरण में उन्होंने विदेशी शक्ति, तो आप समझ सकते हो कि पांचवा शक्ति जो है, पांचवा चरण ये कहां पर होगा? ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि अफगानिस्तान, पंजाब जो है इलाका है, यहाँ पर पाकिस्तान, इस सब के इलाके में इसने पराजित किया था। और यहाँ पर इसने शक शासक, मुरुंड शासक और सिंघल द्वीप यानी कि इसने श्रीलंका तक के शासकों को भी पराजित किया था। तो ये इसके विजय अभियान का था। लेकिन इसके जो विजय अभियान है, इसके और चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान दोनों में एक अंतर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब आक्रमण किया था उसने मध्य एशिया यानी कि ईरान तक के प्रदेशों को जीत लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जितने प्रदेशों को जीता उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन इसने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। सभी प्रदेशों को जीत लेता था और जीतने के बाद उससे कुछ धन प्राप्त कर लेता, यहाँ फिर शादी करता उनकी पुत्रियों से और फिर उसे छोड़ देता। वैसे ही संपत्ति प्राप्त करने, धन प्राप्त करने के बाद उसे वो ऐसे ही छोड़ देता था, इसे अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। इसकी क्या मजबूरी रही होगी ये हम फिर पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इन लोगों ने इन सभी अभियान में उसने 3 प्रकार की नीति अपनाई थी। पहला आत्मनिवेदन,
आत्मनिवेदन का मतलब वो हमारी अधीनता स्वीकार करे। हमने किसी को पराजित किया तो सामने वाला हमारा अधीनता स्वीकार कर ले, ये हो गई आत्मनिवेदन। दूसरा है कन्नोपायन, ये दूसरी रणनीति थी उसकी, कन्नोपायन की, यानी अपनी पुत्रियों का विवाह करे अपने राजघराने में, हो सकता है या तो समुद्रगुप्त से करे या फिर उसके किसी पुत्रियों से, पुत्र पुत्रियों से करे। तो ये इसका कन्नोपायन था। तीसरा था गुरुतमंदक, यानी कि शासन देश प्राप्त करना। जो भी कोई आदेश यदि दे सीमावर्ती राज्यों को, या फिर जो है हारे गए जो राजा थे, जो भी समुद्रगुप्त की ओर से कोई आदेश आ रहा है, यानी कि यदि कोई विद्रोह कर दिया किसी बगल के इलाके के राजाओं ने, तो यदि वो आपसे, समुद्रगुप्त आपसे कह रहा है कि बगल के इलाके पर तुम आक्रमण करो, मैं नहीं आऊंगा, तो फिर तुम्हें यह करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन इसकी नीति थी। जितने सारे इसने प्रदेशों को जीता, इन सभी के प्रति जो है इन्होंने इन तीन नीतियों का पालन किया था। तो ये आप याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य के जो आक्रमण थे, इन दोनों में यही दो अंतर था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सभी को जीतता गया और अपने प्रदेशों में मिलाता गया, लेकिन ये सभी को जीतने के बाद इन तीन जो है तीन नीतियों का पालन किया और उसे छोड़ दिया। ठीक है, एक और चीज थी इसके बारे में जानने वाली, समुद्रगुप्त के बारे में, कि इसकी जो बहुत सारे ग्रंथ जो है सिक्के प्राप्त हुए ना, उस सिक्कों में इसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। तो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ये संगीत और जो है म्यूजिक में जो है काफी दिलचस्पी रही होगी इसे, इसीलिए इतिहासकारों ने इसे कविराज की उपाधि दी है। कविराज और संगीत का प्रेमी जो है बताया गया है, क्योंकि इसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इसके मुद्रा जो है सिक्का में इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इतिहास में वे कौन से शासक हैं, राजा हैं, जिसे अपनी मुद्रा या सिक्का में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है ना। भारतीय इतिहास में यदि पहली बार किसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। ठीक है, यानी कि आप इसे विक्रमादित्य प्रथम या विक्रमादित्य वन कह सकते हो, है ना। यहाँ से विक्रमादित्य की उपाधि शुरू हुई थी, और आते आते जब तक मध्यकाल आता है तब तक कम से कम पूरे भारतीय इतिहास में 16 विक्रमादित्य हो जाते हैं, है ना। तो उन सभी 16 विक्रमादित्य में ये पहला विक्रमादित्य था। इन्होंने 380 ईस्वी पूर्व में राज्यारोहण किया था, यानी कि सत्ता पर बैठा था, और 415 ईस्वी यानी कि कुल मिला के 35 वर्ष तक शासन किया था। ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, है ना। लेकिन कुछ इतिहास जो है, कुछ इतिहासकारों या फिर ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि समुद्रगुप्त के बाद जो है ना, रामगुप्त नामक एक शासक हुआ था, जो कि विक्रमादित्य का बड़ा भाई था, है ना। तो बड़ा भाई क्या किया था, वो जो रामगुप्त था, इसका छोटा सा कार्यकाल था। रामगुप्त के समय में इसने क्या किया था, हून आक्रमण हुआ था, और हून आक्रमण के समय जो है ना, इसे काफी अपमानित किया गया था। तो अपमानित किया गया तो अपने राज्य के साथ साथ अपनी रानियों को भी इसने हून को समर्पित कर दिया। तो फिर इसका जो छोटा भाई था विक्रमादित्य, ये फिर क्या हुआ, उठ खड़ा हुआ और अपने हून को तो पराजित किया ही किया, साथ ही अपने भाई को भी हरा के फिर खुद सत्ता जो है छीन लिया उससे, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसकी जो रामगुप्त यदि था भी तो इसका शासन काफी छोटा था, काफी क्षणिक शासन था इसका। तो सीधे आप कह सकते हो कि समुद्रगुप्त के बाद यदि उसका उत्तराधिकारी हुआ, तो यदि ऑप्शन में रामगुप्त है तो ठीक है, और नहीं है तो सीधे आप मान लो कि विक्रमादित्य द्वितीय प्रथम जो है यही इसका शासक था। इसे सकारी कहा जाता है। सकारी यानी कि इन्होंने शकों को पराजित किया था, और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसके दो उपाधि थे, एक तो सकारी क्योंकि इसने शकों को पराजित किया था, दूसरा विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को ही इसे जो है गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। ये सम्राट अकबर वाला नवरत्न नहीं है, सम्राट अकबर के दरबार में तो था ही नवरत्न, इससे पहले इसके दरबार में भी बहुत सारे नवरत्न थे। जितने सारे भूगोल वेत्ता, खगोलविद, है ना, गणित, सारे गणित के जो ग्रंथ लिखे गए थे, बड़ा महीर, है ना, उस समय के रसायनज्ञ यानी कि नागार्जुन, आर्यभट्ट, है ना, जितने सारे उस समय के आयुर्वेद पर ग्रंथ लिखने वाले जो है डॉक्टर वगैरह, सब से उस समय ज्योतिष, वो सभी इसके दरबार में थे, है ना। तो इसीलिए इसके दरबार को नवरत्न कहा जाता है। हम सभी इसके इतिहासकारों के नाम हम सभी देखेंगे कि इसके नवरत्न में कौन कौन से थे, वो भी देखेंगे। फिलहाल हम राजनीतिक इतिहास पढ़ रहे हैं, हम केवल इसकी राजनीतिक घटनाओं का यहाँ पर वर्णन करेंगे।
कुमारगुप्त प्रथम दूसरा इसका अगला शासक हुआ था, जिन्होंने 415 ईस्वी से लेकर के 454 ईस्वी तक शासन किया था। इस काल के सबसे जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है इसकी कुमारगुप्त प्रथम की, कि इसके काल में इन्होंने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाया था। तो आप कह सकते हो कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं सदी में, यानी कि 415 ईस्वी से लेकर के 454, यानी कि यही कुल 30-40 सालों के बीच में जो है नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है ना। तो इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है कुमारगुप्त प्रथम के काल के नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना। दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि इसके सिक्के पर ना मोर की आकृति देखने को मिली है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस गुप्त शासकों के सिक्कों पर जो है मोर की आकृति देखने को मिला है। तो ये कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर ये देखने को मिला है। इन्होंने अश्वमेव यज्ञ कराया था, कुमारगुप्त प्रथम ने एक अश्वमेव यज्ञ कराया था। ठीक है, तो इससे यह भी प्रतीत होता है कि ये हिंदू धर्म के प्रति कुछ ज्यादा रुचि दिखाते थे, वैष्णव धर्म के प्रति। ठीक है, अब तक जितने सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं गुप्त शासकों में, उनमें सबसे ज्यादा अभिलेख इसी शासक के प्राप्त हुए हैं, कुमारगुप्त प्रथम के ही। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। आपसे पूछेगा कि यदि कुमारगुप्त जो है किस शासक के, गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा जो अभिलेख किस शासकों के प्राप्त हुए हैं, तो सबसे ज्यादा जो है ये अभिलेख जो है कुमारगुप्त प्रथम के ही शासनकाल के पाए गए हैं। कुमारगुप्त प्रथम का एक दरबारी कवि था, इसे वत्स भट्टी कहा जाता था। जैसे हमने समुद्रगुप्त के बारे में देखा ना, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन, हरिसेन, है ना। ऐसे ही कुमारगुप्त का दरबारी कवि वत्स भट्टी था, है ना। वत्स भट्टी ने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मंदसौर प्रशस्ति जो है किस शासक से संबंधित है, ये कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। हमने उसको देखा ना, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, हरिसेन ने। और हरिसेन किसका दरबारी था, समुद्रगुप्त का, है ना। तो उसने अपने प्रशस्ति में क्या लिखा था, उसने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था। ऐसे ही वत्स भट्टी ने इसके बारे में लिखा है, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में, और किस अभिलेख में, मंदसौर अभिलेख में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सब है इसमें, पूरे चैप्टर जो है फैक्ट से भरा हुआ है। ठीक है, तो काफी गौर से पढ़िएगा, इसमें बहुत सारे नाम देख रहे हो ना आप, हरिसेन, फिर यहाँ पर वत्स भट्टी आ गया, और अभी और बहुत सारे आने नाम बाकी है ना। हमने वो नाम देखे थे ना, नवरत्न, उसमें 9 इतिहासकार जो है, 9 खगोलविद, फिर उसके वैज्ञानिक, सभी के नाम हैं, उसकी अपनी रचनाएं हैं। तो ये काफी कंफ्यूजिंग और इंपॉर्टेंट वाला है, तो देखिएगा जरा गौर से। अगला शासक है हमारा स्कंदगुप्त। इन्होंने 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक शासन किया था। अब तक हमने जितने नाम बताए हैं राजाओं के नाम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये मौर्य काल नहीं है कि आप चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के बारे में पढ़ लो और चैप्टर फिनिश हो गया। ये गुप्त काल है, और इसके बारे में जितने इंपॉर्टेंट राजा हैं उन सभी राजाओं के नाम आपको याद रखना है। जितने नाम बताया हमने वो सारे इंपॉर्टेंट है ना। तो ये स्कंदगुप्त हैं, इन्होंने 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इस काल की महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि इसके काल में हून आक्रमण हुआ था। हून जो उस समय पश्चिम सीमावर्ती इलाके में था, पाकिस्तान पेशावर के इलाके में और अफगानिस्तान के गंधार सब इलाके में शामिल था, उन्होंने इसके समय में आक्रमण किया था। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने उसका सफल जवाब दिया था और इसके हून आक्रमण को रोकने में सफल रहा था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस गुप्त शासक ने हून आक्रमण को विफल कर दिया। बीपीएससी ने कई बार इस प्रश्न को पूछा है, कई बार। आप पीवाईक्यू में देखोगे उठा के, तो स्कंदगुप्त के बारे में यदि सबसे ज्यादा प्रश्न आया है तो इसी अभिलेख में, मतलब यही बात पूछा गया है। इस काल की एक और सबसे बड़ी बात लिखी गई है, इन्होंने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख में 2 चीजों का वर्णन किया गया है। इस अभिलेख में एक तो यह बताया गया है कि स्कंदगुप्त ने ही गिरनार पर्वत पर, सौराष्ट्र में जो स्थित है जूनागढ़ अभिलेख, वहां पर बताया गया है कि इस अभिलेख में जो है इन्होंने, स्कंदगुप्त ने वहां पर गिरनार पर्वत पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया जो नहर था उसका पुनरुद्धार करवाया था। सिंचाई के लिए जो नहर बनाया गया था, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसने इसका पुनरुद्धार करवाया था। तो ये जो अभिलेख है जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख, ये 2 बात की जानकारी देता है। एक तो वही है कि इन्होंने सिंचाई के लिए जो बनाई गई जो नहर है उसका पुनरुद्धार करवाया था, और दूसरा ये हून आक्रमण की जानकारी भी देता है। हूनों को मलेच्छ कहा जाता था उस समय। ठीक है, तो मलेच्छों पर स्कंदगुप्त की विजय का वर्णन इसी जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है।
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना कि हूण आक्रमण की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा अभिलेख है ना। तो ये अभिलेख जूनागढ़ का अभिलेख ही है। सारनाथ की जो बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है, सारनाथ उत्तर प्रदेश के जिले से प्राप्त हुई है। ये सारनाथ की जो बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है, ये भी स्कंदगुप्त के शासनकाल से ही संबंधित है। ठीक है, स्कंदगुप्त न केवल एक सफल शासक हुआ बल्कि एक अच्छा प्रशासक भी हुआ था, क्योंकि उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ये जो जूनागढ़ अभिलेख में बताया गया है, ये यही नहर है, यही सुदर्शन झील ही है जिसका पुनरुद्धार करवाया था, है ना। इसने केवल इसे रीस्ट्रक्चर करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण किसी और ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल में करवाया था। यहाँ पर केवल उसने क्या करवाया था, पुनरुद्धार करवाया था। शब्द देख रहे हो ना, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण नहीं कराया था इसने, है ना, उसका पुनरुद्धार करवाया था। तो इसके काल के दो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों बातें इस जूनागढ़ अभिलेख में की गई है, एक तो हूण आक्रमण और दूसरा ये सुदर्शन झील। इस काल की एक और अभिलेख है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख जो है ये 510 ईस्वी में लिखी गई थी, और इस काल की जो है सती प्रथा का पहला पुरातात्विक प्रमाण देखने को मिलता है। भारतीय इतिहास में पहली बार यदि सती प्रथा कब से थी, ये तो पता है कि वैसे ही लोग अनुमान लगाते हैं कि ऋग वैदिक काल में भी था, वैदिक काल में भी था, बाद में भी था, लेकिन यदि उसका प्रमाण यदि कहीं पर मिलता है तो पहली बार ये इसी में बताया गया है। इसमें भानुगुप्त की पत्नी को सती होते हुए दिखाया गया है ना। तो एरन अभिलेख ही वो अभिलेख है जिसमें सती प्रथा को साबित किया गया है, और ये इसी शासक से संबंधित है, स्कंदगुप्त से ही संबंधित है। स्कंदगुप्त ने ही इसका निर्माण करवाया था, एरन अभिलेख स्कंदगुप्त ने ही निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में बहुत सारे अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। इन सारे अभिलेखों के और वो किस विषय से संबंधित है, इसके शासक कौन से हैं, तो हमें इस सभी का नाम याद रखना है। तो ये सारे के सारे अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, तो ये तो कंफर्म है। दूसरा, इसके विषय कौन कौन से हैं, ये किस विषय से संबंधित है, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ अभिलेख में दो बातें लिखी गई थी, वो हमने देख लिया, ठीक है। इसने तो हूण आक्रमण की जानकारी देता है, और दूसरा एक दूसरा था हमने बताया था, वो सुराष्ट्र वाला जो था, नहर का पुनरुद्धार करवाया था, दो बातें लिखी हुई थी। दूसरा एक है भित्री स्तंभ लेख, ये भी स्कंदगुप्त से ही संबंधित है, और ये भित्री स्तंभ लेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग और हूण के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन किया गया है। इसका मतलब ये भी हुआ ना कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्र शुंग जो थे उन्होंने इस पर आक्रमण किया था। दूसरा, हूण आक्रमण भी हुई थी इसके काल में, ठीक है। तो इस बात की जानकारी देने वाला है ये भित्री स्तंभ लेख, और इससे पहले हूण आक्रमण की जानकारी कौन देता है, जूनागढ़ अभिलेख भी देता है, लेकिन इसके साथ ये पुष्यमित्र की भी जानकारी देता है। तीसरा है कहोम स्तंभ लेख, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पाया गया है, ये भी स्कंदगुप्त से ही संबंधित है। कहोम अभिलेख भी स्कंदगुप्त से ही संबंधित है, और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। इसमें जैन तीर्थंकरों की जानकारी दी गई है, ये जैन धर्म से संबंधित है, और जैन ग्रंथ जो है जैन तीर्थंकरों की जानकारी देने वाला यदि कोई अभिलेख है तो ये कहोम अभिलेख है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पाया गया है। अगला है इंदौर अभिलेख, ये मध्य प्रदेश से पाया गया है, और इस अभिलेख में गुप्त काल के धार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है ना। इस इंदौर अभिलेख में गुप्त काल के धार्मिक जीवन की जो है जानकारी दी गई है। स्कंदगुप्त के बाद जितने सारे शासक हुए, कुल मिला के अभी जो हमने 4-5 शासकों के नाम पढ़ा है, वही शासक इंपोर्टेंट थे। उसके बाद के जितने भी शासक हैं गुप्त वंश के, वो सारे अयोग्य और निर्बल शासक हुए। उसके बाद गुप्त साम्राज्य का है पतन होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे ये साम्राज्य विघटित हो गई थी, है ना। इन शासकों के केवल आपको नाम याद रखना है क्रम अनुसार, कई बार ना क्रम अनुसार सजाने के लिए दे देता है शासकों के नाम कि इसके ऑर्डर में सजाइए, है ना। तो केवल आपको शासकों के नाम याद रखना है, उसकी उपलब्धियां नहीं याद रखनी, क्योंकि उसने उपलब्धि हासिल ही नहीं की कोई। पहला है, यदि हम देखेंगे तो स्कंदगुप्त के बाद जो है पूर्वगुप्त का शासन हुआ था, उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय का शासन हुआ था, उसके बाद बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, भानुगुप्त, वैनगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, और अंतिम शासक था विष्णुगुप्त।
तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि गुप्त वंश का पहला शासक, तो आपने देख लिया था कि श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का पहला शासक था, क्योंकि उसने उस गुप्त की स्थापना की थी वंश की। लेकिन यदि गुप्त वंश के अंतिम शासक यदि आपसे पूछे तो ये विष्णुगुप्त था। ये इसके बाद गुप्त वंश का पतन हो गया था। ठीक है, अब इसके साम्राज्य की सीमा आप देख लीजिए। यदि साम्राज्य की सीमा आपको याद रखना है तो ये नॉर्थ ईस्ट में आप ब्रह्मपुत्र नदी आप याद रखिए, इसकी ये पूर्वी सीमा थी। गुप्त साम्राज्य की पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी, और पश्चिमी सीमा ये सिंधु और चेनाब, ये इसकी पश्चिमी सीमा थी। ठीक, और दक्षिण में ये नर्मदा नदी जो है इसकी दक्षिणी सीमा थी। ये जो जितना कलर वाला भाग दिख रहा है आपको, ये गुप्त साम्राज्य है। इसी के समय इसके दक्षिण में जो है कोई दूसरा शासक शासन कर रहा था, दूसरे राज्य थे, जैसे कि यहाँ पर वकाटक, नर्मदा और गोदावरी के बीच में वकाटक वंश का शासन था। ठीक है, दक्षिण में अभी जो तमिलनाडु वाला भाग है, यहाँ पर पल्लव वंश का शासन था। पल्लव के नीचे जो है कावेरी नदी के आसपास चेर, चोल और पांड्य वंश का शासन था। तो ये चेर, चोल और पांड्य जो हैं, ये तो आप देख रहे हो कि मौर्य काल से ही यहाँ पर विद्यमान है। पहले मौर्य काल में भी ये तीनों यहीं पर था और अभी भी यहीं पर। एक नई चीज यहाँ पर हुई कि पल्लव वंश और वकाटक वंश जो है ये इस समय स्थित हो गया था। तो गुप्त वंश केवल नर्मदा के उत्तर में, आपकी सीमा याद रखिएगा, ये ब्रह्मपुत्र से लेकर के पीछे में सिंधु नदी तक है ना, और इधर हिमालय से लेकर के कहां तक, नर्मदा नदी तक इसका सीमा का विस्तार था, साम्राज्य का विस्तार था। तो मैप से आप याद रखिएगा, ये चीजें ज्यादा याद रहेगी आपको। इस समय के इसके शहर हैं, मैप में देख लीजिएगा कौन कौन इसके शहर हैं। ठीक है, प्रयाग, मलय, उज्जैन है ना, इस समय के इंद्रप्रस्थ, इस समय यौधेय, इस समय के जो थे सांची, मगध है ना, तो इस समय के ये बहुत सारे शहर थे। अब हम इसके बारे में थोड़ी प्रशासन और इसकी राजनीतिक स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं। ये चूंकि हम जो है, ये मौर्य काल की तरह केंद्रीय व्यवस्था नहीं थी। हम अब तक जितने सारे चैप्टर पढ़े हैं इसमें सबकी व्यवस्था जो आपने देखा था, ये सारी केंद्रीकृत व्यवस्था थी। लेकिन हमने कल जो सातवाहन वंश देखा था, और यहाँ पर ये है ना, ये दोनों जो है गुप्त शासक, ये दोनों, इसकी विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी है ना। इसके जो गवर्नर थे, जो राज्य थे, वो अपने केंद्र से कोई जिम्मेदारी नहीं था इसका। दूसरे किसी राज्य में आपने देखा होगा कि राज्य जो है, राज्य में जो उसका शासक होता था वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि हुआ करता था, और वहां से जो टैक्स वसूल होता था वो सीधे केंद्र को ट्रांसफर किया जाता था है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, राज्य अपने आप में स्वतंत्र है। वहां से जो धन कमाएगा वो अपने पास रखेगा। राज्यों की अपनी जो है धन है, अपनी सेना है उसकी। यदि केंद्र को किसी से लड़ाई करनी है, किसी दूसरे विदेशी आक्रमणकारियों से, तो या तो वो अपनी सेना लेगा, अपनी सेना जितनी ही सेना है उसी से युद्ध करेगा, या फिर यदि किसी की सपोर्ट चाहिए तो उसके सामने जो है हाथ जोड़ के बोलेगा उसे कि तुम हमें मदद करो। ये बहुत सारे राजाओं के राजा थे, इसलिए तो इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली थी ना। इसके सामने जितने सारे 10-15 राज्य थे इसके काल में, गुप्त काल में, वो सभी राजाओं का राजा था है ना। तो कुछ इसकी जिम्मेदारी थी, या हो सकता है गठबंधन रहा हो कि जब हमें जो मजबूरी आएगी तो हमें सपोर्ट करना है ना। लेकिन ये किसी प्रकार की टैक्स वाला सिस्टम नहीं था जैसे मौर्य काल में था। मौर्य काल में एक पूरा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, पूरा एक अधिकृत था, ऐसा नहीं था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सामंती प्रथा विद्यमान है। सभी सामंत अपने आप में जो है अपने एरिया का मालिक हुआ करता था। वहां पर केंद्र की शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं था, केंद्र उसे किसी भी प्रकार की आदेश नहीं दे सकती थी है ना। इसलिए शुभ ये अपने आप में क्या होता था, स्वतंत्र होता था। और सामंती प्रथा क्यों आई थी हमने बताया था, उसकी कारण है भूमि दान प्रथा। सातवाहन शासकों ने और गुप्त शासकों ने ब्राह्मणों को काफी मात्रा में भूमि दान दिया था। इन भूमि दान देने के कारण, भूमि दान जब किसी को दिया जाता था तो उस पर से राजा का नियंत्रण हट जाता था। राजा वहां पर न तो कोई प्रशासन कर सकता था, न ही कोई सेना भेज सकती थी। जिसको भूमि दान दिया गया, जिस पुरोहित और पंडित को, वो पंडित जो है वो खुद उसका मालिक रहेगा, उसका प्रशासन करेगा, खेती भी करेगा, राज्य को कोई टैक्स नहीं देगा। तो इतना जब यदि किसी को आजादी दे दिया जाए तो ऐसा प्रतीत होगा ना कि राज्य के भीतर, देश के भीतर बहुत सारे देश विद्यमान है ना। तो ऐसे ही सामंती प्रथा ऐसे ही होता है ना। इसी ने इस साम्राज्य को खोखला कर दिया और फिर अंततः जो है साम्राज्य काफी तेजी से गायब होने गया।
प्रशासन में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति मौजूद थी। हम अभी तक जितने सारे राज्य पढ़ते आए ना, देखा है ना कि प्रधानमंत्री होता था, मतलब केंद्रीय सत्ता होती थी, उसे राज्यों में बांटा जाता था, तो राज्यों के अधिकारी कोई और होते थे। फिर उसके निचले अधिकारी, जिला स्तर पर जो अधिकारी होते थे उसे रज्जुक कहा जाता था। फिर रज्जुक के नीचे बहुत सारे ग्राम स्तर के अधिकारी होते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जितने सारे अधिकारी थे ये सारे केंद्र के ही अधिकारी हैं, और केंद्र के अधिकारी का नाम आप जरा देख लीजिए, ये सारे नाम हैं। और ये ऐसा पूछा भी जाता है ना, मैचिंग करने के लिए आपको पूछा जाएगा कि गुप्त काल में ये अधिकारी किस विभाग से संबंधित थे। तो सभी अधिकारियों के नाम काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 15-16 हमने नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इस सभी का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, पहला हमारा कुमारा मात्य, ये सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। लेकिन जितने सारे अधिकारी हैं ना, ये सारे केंद्र के हैं, क्योंकि इससे राज्य और जिला से कोई वास्ता ही नहीं है इसका। महादंड नायक, ये सुप्रीम कोर्ट होते थे, उसका न्यायाधीश होता था, सर्वोच्च न्यायाधीश। तो सर्वोच्च एक तो होता था सर्वोच्च न्यायाधीश, तो राजा खुद होता था, लेकिन उसके जो नीचे वाला न्यायाधीश होता था ना, न्यायाधीशों में सबसे ऊपर वाला, वो न्यायाधीश होता था, जिसे महादंड नायक कहा जाता था। महासंधि विग्राहिक, इसे युद्ध और शांति का अधिकारी कहा जाता था। ठीक है, महाबलाधिकृत, ये सेनापति को ये नाम दिया गया था, महाबलाधिकृत। इस काल में जो सेनापति थे, ये केवल गुप्तों की सेना है, उसके सामंतों की सेना नहीं, सामंतों की अपनी सेना है। गुप्त साम्राज्य केवल पटना में शामिल था, इसका शासन ये उसका सेनापति था। महाअक्ष पटलिक, ये अकाउंटेंट विभाग, वर्तमान सीएजी के बराबर था, अकाउंट विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, यानी वर्तमान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी आप कह सकते हो। प्रतिहार, ये राजमहल के जो भीतरी भाग के रक्षक होते थे, राजमहल के भीतर कौन सी चीजों का आयात करना है, किसका निर्यात करना है, किसको क्या कम पड़ गई है ना, इन सभी की देखभाल करता था। महाप्रतिहार, ये राजमहल के अंदरूनी के साथ साथ बाहरी भागों का रक्षक हुआ करता था। ऊपर वाला जो देखा प्रतिहार, ये अंदरूनी केवल अंदर वाले सीमा का रक्षा करता था, लेकिन ये जो महाप्रतिहार होता था, ये संपूर्ण राजमहल यानी बाहर से भी उसकी सिक्योरिटी व्यवस्था का प्रबंध करता था। भाट, उस काल के जो पुलिस अधिकारी हुआ होते थे, इसे भाट कहा जाता था। पुस्तपाल, उस काल के जो राजकीय दस्तावेजों के जो रक्षक होते थे, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते थे उस काल के, उसे ये कहा जाता था पुस्तपाल। सार्थवाह, उस समय के व्यापारियों के जो निगम होते थे या फिर व्यापारियों की जो समिति होती थी, उस समिति के हेड को कहा जाता था सार्थवाह। जैसे वर्तमान में एसोचैम है, सीआईआई है, फिक्की है ना, इन सभी के जो चीफ होते हैं, तो अभी वर्तमान में चेयरमैन होते हैं, सीईओ होते हैं, एमडी होते हैं, लेकिन इस काल में सार्थवाह कहा जाता था व्यापारियों के निगम को। प्रथम कुलिक, इसे प्रधान शिल्पी अथवा शिल्पी संघ का मुखिया कहा जाता था। प्रथम कायस्थ, ये प्रधान लिपिक होते थे, है ना। वर्तमान बाद में जाकर के कायस्थ एक जाति में बदल गया है ना, तो आपसे ये भी पूछेगा कि कायस्थ जाति का जन्म जो है ये इसी काल में हुआ था, गुप्त काल में ही। महाभंडागारिक, ये राजकोष के अधिकारी होते थे, है ना, राजस्व मंत्री के समान होते थे। दंडपाशिक, ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यदि केवल पुलिस की बात करें तो उसे भाट कहा जाता था, है ना, देख रहे हो ना, पुलिस अधिकारी। लेकिन ये जो दंडपाशिक है, ये पूरे पुलिस विभाग का, वर्तमान जो राज्य के जो कौन होते हैं, डीजीपी होते हैं ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये उसके बराबर होते थे। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वर्तमान डीजीपी के बराबर होता था, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बराबर होता था, इसे दंडपाशिक। विनय स्थिति स्थापक, ये धर्म संबंधी मामलों का प्रधान अधिकारी होता था, साथ में ये शिक्षा का अधिकारी भी होता था, ये शिक्षा मंत्री भी हुआ करते थे उस काल के। लोगों के नैतिक आचरण पर भी नजर रखने वाला अधिकारी हुआ करता था ये। महापिलपति, ये गज सेना का प्रधान था, उस समय हाथी सेना का जो प्रधान था उसे ये महापलपति कहा जाता था। लेकिन ये महान सेनापति नहीं होता था, तब सर्वोच्च सेनापति नहीं होता था। सर्वोच्च सेनापति को तो दंडपाशी कहा जाता था ना, यहाँ केवल महापिलपति कहा जाता था, है ना। रणभंडागारिक, जब कोई सेना में युद्ध वगैरह होता था सेना के साथ, तो उसमें रसद सामग्री, राशन सामग्री को आपूर्ति करता था ये रणभंडागारिक। चाट, ये साधारण सैनिक होते थे, तो चाट जो होते थे ये सैनिक होते थे। लेकिन हमने भाट देखा ना, भाट पुलिस अधिकारी को कहा जाता था, ठीक है। घुड़सवार सेना का अधिकारी। नगर श्रेष्ठी, ये नगर सेना का प्रधान श्रेष्ठ, प्रधान सेठ होता था सबसे, नगर सेना का जो सर वर्तमान में जो प्रधान वगैरह जो होता है ना, तो इसी तरह का ये पद था। अब हम लोगों ने उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को देख लिया। अब हम इस काल के गुप्त काल की जो है कला, है ना, आर्ट को देखते हैं। हम अभी पढ़े हैं ना कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है।
इसमें सबसे बड़ा रोल इसके कला के क्षेत्र में जो है योगदान को ही देखा जाता है ना। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण की जो संरचनात्मक जो प्रवृत्ति है पहली बार इसी काल में देखने को मिली है। वर्तमान जो ईंट से जोड़े गए मंदिर हैं पहली बार गुप्त काल में ही देखने को मिला है। इससे पहले के जो भी मंदिर हुआ करते थे वो पत्थरों को काट कर बनाए गए थे, पत्थर की गुफाओं में बनाए गए थे, वो सारे मंदिर थे, या फिर बौद्ध के जो स्तूप होते थे उसी की पूजा की जाती थी। लेकिन पहली बार यदि हम संरचनात्मक मंदिर की बात करें तो पहली बार ये गुप्त काल में ही देखने को मिला था। इस काल में सैकड़ों बहुत सारे मंदिर बने थे। अभी जो वर्तमान में शिखर वाला जो मंदिर होता है ना, जैसे कि ये मंदिर है और मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा था पिरामिड वाला, इसे शिखर कहा जाता है। ये शिखर युक्त मंदिर जो है पहली बार ये गुप्त काल में ही बनाया जाना शुरू हुआ था। ठीक है, अब इस काल में बनाए गए कुछ मंदिरों के नाम आप याद रखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मंदिर हैं और सबके किस किस जिले में स्थित है, किस किस राज्य में स्थित है, इन सभी का नाम आप याद रखिएगा। भूमरा का शिव मंदिर एक गुप्तकालीन मंदिर है जो कि सतना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। यह गुप्त काल में बनाया गया प्रारंभिक मंदिर है, भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। तिगवा का विष्णु मंदिर ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना जिला ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। खोह का मंदिर नागौद मध्य प्रदेश। लड़खान का मंदिर एहोल कर्नाटक में स्थित है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। इसमें भीतरगांव और देवगढ़ का जो मंदिर है ये भारत के प्राचीनतम मंदिर है। गुप्त काल में जो ईंटों से निर्मित पहला मंदिर यदि आप कहे तो यही दोनों मंदिर है जो सबसे पहले बनाए गए थे ईंटों से निर्मित। ठीक है, ये क्या हो गया, हैंग कर गया था कि हैंग कर गया ये? ठीक है दोस्त, थोड़ा हैंग कर गया था, टेक्निकल इशू। हम लोगों ने अभी मंदिर निर्माण कला को देखा था। जो भारत के प्रारंभिक मंदिर थे वो इस काल में बनाए गए थे। अब हम थोड़ा इस काल के गुप्त काल के जो मंदिर के साथ साथ मूर्ति की निर्माण कला जो है वो इस काल में भी प्रसिद्ध हुई थी। तो हम इसके कुछ मूर्ति के उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, इस काल में मूर्ति निर्माण कला में भी बहुत सारा उन्नति देखने को मिला था। इस काल में मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र मूर्ति निर्माण कला के क्षेत्र में काफी ऊंचे स्थान प्राप्त कर लिया था। तो गुप्त काल के जो तीन प्रमुख मूर्ति कला के केंद्र थे वो मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र ही हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि गुप्त काल में पटना या फिर मथुरा किस चीज के लिए प्रसिद्ध था, तो ये मूर्ति निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध था इस काल में। ठीक है, ये इस काल की मूर्ति कला की विशेषता है, जिसमें क्या किया गया था, शारीरिक आकर्षण को छिपाने के लिए या फिर नग्नता का मुक्ता को पूर्णतः लोप हो गया था, केवल डिवाइन पावर को दिखाया गया था इस काल में। ठीक है, बिहार के सुल्तानगंज से एक तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि 7.5 फीट ऊंची है ना। ये गुप्तकालीन मंदिर के उदाहरण है और सर्वोच्च जो है ये तांबे से बनाई गई मूर्ति के उदाहरण है ना। तो धातु की जो आपने देखा था हड़प्पा काल में देखा था ना, कांसे से बनाई जाती थी मूर्तियां, तो ऐसे ही यहाँ पर तांबे से बनाई गई मूर्ति है जो 7.5 फीट ऊंची है, एक मानव के आकार से काफी ऊंची है। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है और ये बिहार के सुल्तानगंज जिले से प्राप्त हुई है। ठीक है, सुल्तानगंज ये भागलपुर जिले में पड़ता है, वर्तमान में बिहार के भागलपुर में है। तो यहाँ से प्राप्त हुई है धातु मूर्ति जो गुप्त काल में बनाई गई मूर्ति है के उदाहरण है। ठीक है, इस काल की चिकित्सा और धातु कर्म यानी कि मेडिकल और केमिकल दोनों चीज को हमको देखना है ना। भारतीय चिकित्सा पद्धति यानी कि जो आयुर्वेद था, ये तो आप जानते हैं कि अथर्ववेद से ही उसका जन्म शुरू हो चुका था, प्राचीन काल से ही।
जो चरक संहिता वगैरह लिखी गई थी वो पहले लिख जा चुकी थी। लेकिन इस काल में भी बहुत सारे चिकित्सा पर संबंधित जो बायोलॉजी की बुक हैं इस काल में लिखी गई थी, गुप्त काल में। जिसे इसमें पहला था अष्टांग संग्रह। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अष्टांग संग्रह की रचना कब की गई थी? तो गुप्त काल में की गई थी। और ये किस विषय से संबंधित है? तो ये एक बायोलॉजी की बुक है ना, चिकित्सा से संबंधित किताब है ये। दूसरा है अष्टांग हृदय संहिता। अष्टांग हृदय संहिता ये भी चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है जो गुप्त काल में लिखी गई है। इन दो के अलावा जो एनिमल हस्बेंड्री है, यानी कि पशु चिकित्सा से संबंधित पशु रोगों के इलाज के लिए, उस काल में हाथी और घोड़े को बहुत जो बड़ी मात्रा है उसको क्या किया जाता था, सेना में शामिल किया जाता था। तो जब कोई हाथी या घोड़े सेना में बीमार पड़ जाता था तो उनका जो है इलाज भी किया जाता था। इसके लिए बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए थे। इन्हीं दो ग्रंथों में एक है हतस्य आयुर्वेद और दूसरा है अश्वशास्त्र। तो नाम से ही लग रहा होगा, एक है ये हाथी से संबंधित चिकित्सा उपचार है, हाथी के उपचार के लिए, और दूसरा है ये घोड़े के उपचार के लिए। ठीक है, इस काल में ये तो बायोलॉजी की बुक हो गई। अब हम इसे केमिस्ट्री की बुक देखते हैं। इस काल में धातु कर्म और विज्ञान जो है मेटलर्जी, ये काफी अपने चरम पर पहुंच चुका था। इस काल के जो नागार्जुन थे ये बहुत बड़े रासायनज्ञ थे, ये बहुत सारे रसायनों के नाम जानते थे। पारा का आविष्कार भारत में इन्होंने ही किया था। पारा का जो आविष्कार हुआ था, वर्तमान में जो थर्मामीटर यूज होता है, थर्मामीटर में इस पारे का आविष्कार इस नागार्जुन ने ही किया था। ठीक है, तो एक जीके हो गया आपके लिए। दूसरा, इस प्रकार के इस काल की जो मेटलर्जी है, धातुओं के निष्कर्षण की जो क्रियाविधि है, ये टेक्नोलॉजी इसके कितनी डेवलप थी, यदि आपको ये जानना है तो आप इसके मेहरौली, दिल्ली की जो मेहरौली है वहां पर कुतुब मीनार परिसर में एक लौह स्तंभ पिलर रखा हुआ है। वो पिलर जो है आप देख रहे हो ना, ये 5वीं सदी है ना, 2000 साल बीतने के बाद भी आज तक उसमें जंग नहीं लगा। तो आप इसकी टेक्नोलॉजी समझ सकते हैं कि कितनी कठिन टेक्नोलॉजी थी, कितनी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी थी कि 2000 सालों में खुले आसमान के नीचे रहने के बावजूद, आजकल के लोहे को यदि आप जमीन पर जो है मिट्टी से टच करके रख दोगे तो हो सकता है महीने भर में ही उसमें जंग लगने शुरू हो जाए। लेकिन ये 2000 साल से ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं, उसमें जरा सा भी जंग नहीं लगा हुआ है। और ये राजा विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित की गई है ना। तो इसकी टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो कि इन्होंने कितनी महारत हासिल कर ली थी मेटलर्जी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कितनी महारत जो है हासिल कर ली थी इन लोगों ने। अब हम लोगों ने बायोलॉजी देख लिया, केमिस्ट्री की किताब भी देख ली इस काल में। अब हम लोग थोड़ा खगोल विज्ञान यानी कि ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स की बुक भी देख लेते हैं। ठीक है, इस काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त, यही दोनों खगोल विज्ञान से संबंधित थे और ये गणितज्ञ भी थे। इन दोनों ने खगोल विज्ञान के साथ साथ बहुत सारे गणित के क्षेत्र में भी बहुत सारे ग्रंथ की भी रचना की थी। इसमें आर्यभट्ट जो है पहला, इन्होंने ही दुनिया को यह बताया कि पृथ्वी गोल है। इससे पहले दुनिया को नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट ने ही दुनिया को यह बताया कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। इससे पहले दुनिया वाले को यह पता था कि आकाश घूमती है ना, और हम लोग वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। ये पहली बार दुनिया को किसने बताया? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने ही भारत में दशमलव प्रणाली, यानी कि 1 2 से लेकर के जो हम लोग वर्तमान गिनती लिखते हैं 0 1 2 3 4, डेसिमल, दशमलव प्रणाली का मतलब डेसिमल नहीं होता। दशमलव प्रणाली का मतलब होता है 1 से लेकर के ये 9 तक का जो लिखते हैं ना, इसे कहा जाता है डेसिमल प्रणाली। इसका आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। और संजोग देखिए कि तब से लेकर के आज 2000 3000 साल बीतने के बावजूद पूरे विश्व में इसी प्रक्रिया, इसी नंबर सिस्टम को यूज किया जाता है। आप किसी भी अफ्रीकन कंट्री में चले जाए, यदि उसको अपना मोबाइल नंबर लिखना है तो इसी भाषा में लिखेगा जैसे हम लोग लिखते हैं। अमेरिका चले जाइए तो भी वो इसी भाषा में लिखेगा, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए तो भी इसी भाषा में लिखेगा। ठीक है, आप इसकी महानता को देख सकते हैं। आर्यभट्ट ने कितना बड़ा आविष्कार किया था डेसिमल प्रणाली को। जितने सारे गाड़ियों के नंबर होते हैं वो अपने देश में भी वैसी भाषा में लिखी होती है और विदेशों में भी इसी भाषा में लिखी होती है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंच में लिखेगा एक, ऐसा नहीं है, इसी भाषा में लिखा जाता था। तो हम देख सकते हैं कि अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी जो प्राचीन तकनीकी व्यवस्था थी कितनी डेवलप्ड हो चुकी थी उस काल में। दूसरा था हमारा बराहमिहिर।
है ना। बराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों को विकसित किया था। हमने ज्योतिष शास्त्र के संबंध में बहुत सारे अब जो देवी उपलब्धि देखते हैं ना, ज्योतिष शास्त्र रेखा से संबंधित जो सारे ग्रंथ वगैरह होते हैं, इन्होंने इस चीज को, बराहमिहिर ने बहुत सारे ये सब चीजों का आविष्कार किया था। ब्रह्मगुप्त ये भी इस समय के बहुत सारे भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित बहुत सारे जो है सिद्धांत भी दिए थे। गुरुत्वाकर्षण वर्तमान में जो न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, उस नियम का आधार यही है। गुरुत्वाकर्षण के नियम हम भले ही आज जानते हो कि इसे न्यूटन ने दिया है, लेकिन इस नियम के वर्तमान जनक, यदि हम कहें वास्तविक जनक जो है, ये यही है, ब्रह्मगुप्त ही। इससे पहले इस नियम का आधार जो है ये ब्रह्मगुप्त ने ही तैयार किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखे थे ब्रह्मगुप्त ने कि इसके ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था। बाद के काल में, गुप्त के बाद जो गुप्तोत्तर शासक आए थे गुप्तोत्तर काल में, तो अरबी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था। उस अरब आक्रमण काल में क्या हुआ था, अरब आक्रमण काल में जितने सारे अरबी इतिहासकार आए, अरबी लेखक आए, उन्हें ये ग्रंथ भारत में मिला, तो उन्होंने इसे महत्वपूर्ण देखा। तो उसने क्या किया, उसे अरबी भाषा में अनुवाद करके भारतीय ज्ञान को अरब ले गया था और वहां पर उसे खूब प्रचार प्रसार किया। ठीक है। अब उसके साथ साथ हम जो है अभी तक हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में जितने सारे ग्रंथ लिखे गए थे, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन के क्षेत्र में हो, गणित के क्षेत्र में हो, जितने सारे ग्रंथ लिखे गए थे इस काल में, आयुर्वेद के क्षेत्र में हमने देख लिए, पशु चिकित्सा वगैरह ग्रंथ। अब हम इसके जो है साहित्य को देखते हैं। इस काल में साहित्य की कौन कौन सी रचना हुई थी। इस काल में दो प्रकार के साहित्य लिखे गए थे। एक तो धार्मिक साहित्य लिखी गई थी जो पहले से ही लिखी जा रही थी, ठीक है, और दूसरा जो है इस काल में गैर धार्मिक साहित्य, यानी कि इस काल में धर्म के अलावा लौकिक साहित्य की रचना पहली बार इसी काल में हुई थी। इसमें प्रेव्य काव्य या फिर जो है कानून पर संबंधित किताब, आचार संहिता से संबंधित क्या किताब, व्याकरण से संबंधित किताब, गणित, है ना। तो पहली बार आप देख रहे हो ना कि धर्म से बाहर की किताबें लिखी गई थी। धर्म, है ना, आयुर्वेद, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी चीजों की किताब धर्म से बाहर की किताबें, है ना। इससे पहले की यदि आप किताबें देखोगे तो जितने सारे किताबें हैं वो सारे किताबें किस चीज से संबंधित हुआ करती थी, धर्म से संबंधित हुआ करती थी। जैसे कि आपने ऋग्वेद देखा, यजुर्वेद देखा, सामवेद देखा, तो जितने सारे ग्रंथ हुआ करते थे सारे किस चीज से संबंधित हुआ करते थे, ये सारे होते थे धर्म से संबंधित। लेकिन पहली बार आप देख रहे हो ना, पहली बार आप देख रहे हो कि ये किस चीज से संबंधित है, गैर धार्मिक साहित्य है। ठीक है, पहले हम धार्मिक साहित्य की बात कर लेते हैं। इसमें धार्मिक साहित्य में कौन कौन सी साहित्य लिखी गई थी। पहला हमारा है, इसी काल में आके रामायण, महाभारत, भगवत गीता और पुराण, इन सभी ग्रंथों ने अपना अंतिम रूप प्राप्त किया था। यानी कि इससे पहले ग्रंथ लिखना शुरू तो हुआ था लेकिन उसका अंत नहीं हुआ था। इसी काल में रामायण, महाभारत, गीता और पुराण को अंतिम रूप दिया गया था। ठीक है। विष्णु पुराण, इस पुराण में विष्णु की कथा का वर्णन किया गया है, पूजा और पौराणिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। हिंदू धर्म के रीति रिवाज, ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता को समझाने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विष्णु पुराण किस विषय से संबंधित है, तो ये समझ है। दूसरा है मत्स्य पुराण, इसमें पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया गया है, साथ ही हिंदू संस्कृति और परंपराओं को भी दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये सारे पुराण इसी काल में लिखे गए थे, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण इसी काल में लिखे गए थे। बहुत सारे स्मृति ग्रंथ और धर्म शास्त्रों की रचना जो है इसी काल में, गुप्त काल में ही हुई थी। ठीक है। इन सभी धार्मिक ग्रंथों के अलावा लौकिक साहित्य को देखते हैं। सबसे पहला कवि का नाम आता है कालिदास। कालिदास की जो सबसे प्रमुख रचनाएं हैं उसमें है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह कालिदास की एक पुस्तक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। इस किताब में शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है। दूसरा है मेघदूत, ये यक्ष द्वारा अपनी प्रेमिका को मेघ के माध्यम से भेजे गए संदेश की भावनात्मक और प्राकृतिक चित्रण को दिखाया गया इसमें। कालिदास की तीसरी रचना है रघुवंशम, इसमें रघुवंश के वीरों और उनके नैतिक मूल्यों की वर्णन किया गया है। तो ये भी कालिदास की रचना है,
अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम। हमारे दूसरे कवि हैं भारवी। इन्होंने किराता अर्जुनियम नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें अर्जुन और शिव के वन में हुए संघर्ष की वीर कथा का वर्णन किया गया इस ग्रंथ में, किराता अर्जुनियम में। ये किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी हैं और इनकी रचना गुप्त काल में की गई थी। दूसरा है भास। ये तीसरे कवि हैं इस काल के। ये एक नाटककार हैं, है ना। इन्होंने मध्यम वेग और चारुदत्तम की रचना की थी। पंचतंत्र, इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। इसमें राजनीति के साथ साथ नैतिक शिक्षा देने वाले बहुत सारे पशु कहानियों की जो है संग्रह भी है ये, है ना। विष्णु शास्त्र, आपने चालाक लोमड़ी वाली कहानी पढ़ी होगी ना। चालाक लोमड़ी होता है क्या, है ना। तो इस तरह की कहानी इसमें पंचतंत्र में ही दिया गया है। इस कहानी का वर्णन इसी में किया गया है। बृहत कथा मंजरी, ये पुस्तक का नाम है और इसके लेखक है गुणाढ़ है। ये कथाओं का एक विशाल संग्रह है, यानी कि इस बृहत कथा मंजरी में बहुत सारी कथाओं को 100-150 कथाओं को शामिल किया गया है और उसी को बृहत कथा मंजरी कहा जाता है। यानी कि बृहत कथा मंजरी का मतलब हो गया कथाओं का विशाल संग्रह। ठीक है, इसकी रचना भी गुणाढ़े ने की थी और ये गुप्त काल में लिखी गई रचना है। ठीक है, तो ये तो साहित्यिक ग्रंथ हो गए। अब साहित्यिक ग्रंथों के अलावा हम कुछ वैज्ञानिक और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो लिखी गई ग्रंथें हैं उसके बारे में हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है हमारा आर्यभट्टयम। आर्यभट्टयम की रचना आर्यभट्ट ने की थी और आर्यभट्टयम जो है गणित और खगोल विज्ञान दोनों से संबंधित ग्रंथ हैं और इसी किताब में शून्य के विवरण दिया गया है। शून्य के बारे में जो है इसी किताब में पहली बार जानकारी मिली है। दूसरा, स्थानीय मान निकालना जो है आपने गणित में यदि सीखा होगा वो इसी ग्रंथ में लिखा गया है। अरिथमेटिक, जितने सारे अंक गणित के जो चैप्टर्स हैं, लाभ हानि, क्रयमूल विक्रयमूल, प्रतिशत, इन सभी चीजों को पहली बार यदि किसी ने लिखा और आविष्कार किया तो वो आर्यभट्ट ने किया था और इसी ग्रंथ में शामिल है। अलजेब्रा, अलजेब्रा में जितने सारे चैप्टर्स होते हैं, एक्स वाई जेड वाला जो मान निकालने वाला जो चैप्टर्स है, बाइनोमियल इक्वेशन, ये सारे इक्वेशन इसी के द्वारा दी गई है, आर्यभट्ट के द्वारा ही। ट्रिगोनोमेट्री, इसका आविष्कार भी आर्यभट्ट ने ही किया था, ट्रिगोनोमेट्री का आविष्कार, और आर्यभट्ट ने ही अपने ग्रंथ आर्यभट्टयम में इसकी रचना की है। तो कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है आप जान गए। दूसरा ग्रंथ है हमारा बृहत कथा। अभी हमने इसका देखा ना, बृहत संहिता, इसकी रचना ब्राह्महीर ने की थी और ये जो है खगोल विज्ञान के साथ साथ प्रकृति विज्ञान, वास्तुशास्त्र और साथ साथ मौसम विज्ञान पर आधारित एक समग्र संबंधित है। पूरी की पूरी जो है ये क्लाइमेटोलॉजी है। वर्तमान में हम जो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से संबंधित जो चैप्टर पढ़ते हैं ना, क्लाइमेटोलॉजी, ये सारे चीजें इसमें दी गई है बृहत संहिता में। अगला है हमारा सूर्य सिद्धांत, ये भी खगोल विज्ञान से संबंधित एक ग्रंथ है। अगला हमारा ग्रंथ है युक्ति दीपिका। तो युक्ति दीपिका जो है ये आर्यभट्ट, जो आर्यभट्टयम जो लिखी थी आर्यभट्ट ने, उस पर एक टिप्पणी लिखी गई है इस पर, ये है ना। इसमें खगोल और गणितीय जो चीजें हैं उस पर विस्तार किया गया इसका। इस काल की जो अन्य रचनाएं हैं चिकित्सा वाला, इसमें है अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता, ये मेडिसिन से संबंधित ग्रंथ है। हतस्य आयुर्वेद, हाथी से संबंधित, और अश्वशास्त्र, ये घोड़ों के इलाज से संबंधित ग्रंथ है। और ये है हमारा 7वां ग्रंथ है रसायन विज्ञान के धातु कर्म विज्ञान से संबंधित एक ग्रंथ है। तो आप देख सकते हो कि जितने सारे नोवेल हैं, नोवेल के अलावा जितने सारे नाटक हैं, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, सारी सब जो है सारे सब्जेक्ट के ग्रंथ इस ग्रंथ काल में लिखी जा चुकी थी। गुप्त काल में शिक्षा व्यवस्था, इस काल के शिक्षा व्यवस्था भी काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना इसी काल में हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी के अलावा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो भी इसी काल में हुई थी, गुप्त काल में ही। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में कितने सारे, कला हो या फिर कोई दूसरे क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में इन्होंने अपने उत्कर्ष को प्राप्त कर लिया था। इसीलिए इस काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला है हमारा इस काल की न्याय व्यवस्था। गुप्त काल की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो ये वैसा ही था, प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म की जो बहुत सारी मनुस्मृति थी, पुराण काव्य, उसकी जाति प्रथा पर आधारित जो न्याय था वो भी ऐसा ही सेम था, अभी भी वही था। 4 वर्ण प्रणाली थी जिसमें ब्राह्मणों को
कम कठोर दंड दिया जाता था या फिर दंड दिया ही नहीं जाता था, और जितना जो नीचे का वर्ण होता था उसे ज्यादा कठोर जो है दंड दिया जाता था। तो इस काल में भी ये यही प्रचलित था, तो इसमें कुछ अलग तो है नहीं। अब इसके धार्मिक जीवन के बारे में देखिए। इस काल में आके ब्राह्मणवाद का विकास हुआ था, क्योंकि ब्राह्मणों को काफी संख्या में बहुत सारी जमीन जो है भूमि दान दी जाने लगी थी। इस काल में पहली बार जो है मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था। तो जब भी मंदिर का निर्माण होगा तो उनके पुजारी आएंगे। पुजारी कौन होगा? ब्राह्मण होंगे। तो मंदिर बना तो मतलब ब्राह्मण आएंगे, और जब ब्राह्मण बना तो भूमिदान बनेंगे, भूमिदान हुआ तो फिर सामंती प्रथा आएगी। तो सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है ना। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि इस काल में, गुप्त काल में जो है ब्राह्मणवाद का विकास हुआ था। वैष्णव धर्म और शैव धर्म इन सबका और ज्यादा से विस्तार हुआ था इस काल में। बौद्ध धर्म को भी थोड़ा सा बहुत प्रोत्साहित किया गया था, क्योंकि इस काल में आप देख रहे हो कि अजंता और एलोरा की गुफाओं में कुछ बौद्ध गुफाएं भी बनाई गई थी उनके लिए। तो इसका थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म को भी दिखाया गया है, लेकिन जैन धर्म का यहाँ पर नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के हिंदू धर्म का स्वर्णकाल कह सकते हो। बौद्ध धर्म का थोड़ा बहुत प्रोत्साहन दिया गया था। इस काल में नरसिंहगुप्त बलादुप्त ने कहा है कि एक नालंदा में संघाराम और 300 फीट ऊंचा एक विहार बनाया था। तो बौद्ध काल में आप देख रहे हो ना, बौद्ध के क्षेत्र में एक का दुका जो काम किया गया है उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है कि नालंदा में एक संघाराम बनाया गया था, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए एक यूनिवर्सिटी का टाइप का बना दिया गया था। और 300 फीट ऊंचा एक बिहार बनाया गया था, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु ठहरते थे। तो पूरे देश में यदि आप कह सकते हो कि बौद्ध के लिए यदि कुछ किया गया तो वो नालंदा में किया गया था। तो बस यही एक उपलब्धि थी, बाकी सभी जो विकास हुआ था वो सभी हिंदू धर्म के लिए किया गया था। इस काल की समाज को यदि आप देखना चाहे, गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति, तो इस काल में आपने देखा ना कि बहुत सारी भूमि दान दी गई थी। तो भूमि दान देते देते इतना दान दिया गया कि जो जमीनी इलाके थे, जो मैदानी इलाके थे, एक समय के बाद उसकी संख्या खत्म हो जाएगी ना। जो मैदानी इलाके हैं उसकी भूमि जब खत्म हो गई, राजा के पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा, तो जंगल के इलाके को देने शुरू कर दिया। जंगल को सीधे अब यदि किसी पुरोहित को देना है तो कह दिया कि फलाना जो गांव का जंगल है वो तुम ले लो। अब उसको जब जंगल दान में दे दिएगा तो वो क्या करेगा? उस जंगल का सफाया करेगा, वहां पर एग्रीकल्चर शुरू करेगा। और इस तरह यदि करेगा तो फिर वहां के जनजातीय जो रहने वाले, जंगल में रहने वाले जो जंगली लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, यदि बिहार से शासन कर रहा है तो ऑब्वियस है उसका इशारा झारखंड की ओर है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओर है। तो वहां तो अभी भी जनजाति रहते हैं ना। झारखंड में कितनी सारी जनजाति है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कितनी सारी जनजाति रहती है। तो जब भी जनजाति क्षेत्र का अतिक्रमण होगा तो उनके लोगों का क्या होगा? वहां से पलायन शुरू हो जाएगा। इस तरह से पलायन भी शुरू हुआ, दोनों के बीच में टकराव भी हुआ। और इसी कड़ी में यह हुआ था कि बड़ी संख्या में अप्रवासी, मुख्य रूप से जो क्षत्रिय वगैरह थे, उनका भारत में आगमन जो है भारतीय समाज में समाहित किया गया था। इस काल में यह हुआ था कि कुछ बाहरी लोग भी आए थे, उसे भी भारतीय समाज में शामिल किया गया था। साथ ही ब्राह्मण बस्तियों की संख्या में भी वृद्धि होने लगा था। अभी हमने देखा ना कि जैसे ही मंदिर बनेगी तो जहां जहां पर मंदिर बनेगी, आबादी का विस्तार होगा, तो जहां जहां विस्तार होगा वहां वहां अपने पूजा स्थल निर्माण करेगा। अभी तक मैदानी इलाकों में जो मंदिर थे, अब वो जंगली इलाकों में जा रहे हैं लोग वहां पर रहने के लिए। तो वहां पर जाएंगे तो फिर वहां पर मंदिर बसाएंगे, मंदिर बनेगी तो फिर ब्राह्मण आएंगे, है ना। तो जहां जहां ब्राह्मणवाद बस्ती में विस्तीर होगा वहां पर वर्ण विभाजित समाज के विचार को बढ़ावा देगा। जहां तहां ये मंदिर ब्राह्मण जाएगा वहां वहां पर क्या करेगा, ये समाज जो है वर्ण विभाजित समाज, ये चतुर्वर्ण व्यवस्था अब जनजातीय समाज में भी जाके लागू कर देगा। अभी तक जो केवल गंगा घाटी में लागू था, अब ये जनजातीय इलाका जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वहां पर भी जाके चतुर्वर्ण व्यवस्था लागू कर देगा। गुप्त काल में ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए जो धर्मशास्त्र थे, इसी में जाति व्यवस्था के बारे में टिप्पणी की गई है। इसी में इस समय में बड़ी संख्या में आदिवासी लोगों को भी ब्राह्मण धर्म में या फिर हिंदू धर्म में शामिल किया गया था। और ये जो जनजाति लोगों को जो इस समय शामिल किया गया था ना, तो उसे शूद्र वर्ण का जो है दर्जा दिया गया था। शूद्र यानी कि निम्न वर्ग का दर्जा दिया गया था, और निम्न दर्जा देकर के इस भारत में शामिल कर लिया गया था। और उसे जबरदस्ती कहा गया कि तुम हमारा धर्म स्वीकार कर लो, तुम्हारा अपना जो भी कोई धर्म है उसका कोई मोल नहीं, हम तुम्हारे धर्म को, जो तुम्हारे भगवान को अपना भगवान मान लेते हैं। और इसी को कहा गया अवतार, है ना। हिंदू धर्म में यदि अवतारवाद की संज्ञा, अवतारवाद का जन्म प्रारंभ होता है तो इसी काल में हुआ था, है ना। अवतारवाद ये गुप्त काल के ही देन है। ठीक है। जब मैदानी भाग से जब लोग जो है
जंगल के इलाके में गए, जनजातीय इलाके में, तो उनकी सभी चीजों को हड़प तो लिया ही, और साथ ही ये भगवान को भी हड़पने लगे। हिंदू धर्म के जो ब्राह्मण लोग थे वे जनजातीय भगवानों को भी हड़पने लगे। जैसे कि गणेश है, जनजातीय भगवान है। मुरुगन स्वामी है, जनजातीय भगवान है। कार्तिकेय है, जनजातीय भगवान है। काली जनजातीय देवी है, वो भारत के नहीं है, ठीक है, वो बंगाली है। अब ये देखिए, अब ये सभी देवों को जब वो कहेंगे कि तुम जो है ना, ये सभी, भगवान नरसिंह, उसको देखो, वो भी एक जनजातीय देवता है। अब ये ब्राह्मण कहेंगे कि तुम जो है अपना भगवान छोड़ो और हमें अपने धर्म को स्वीकारो, हिंदू धर्म के भगवानों को स्वीकारो, है ना। तो जनजातीय लोग कहेंगे कि भाई हम तुम्हारे धर्म को क्यों स्वीकार करें। तो ये लोग तर्क देंगे कि भगवान एक है, भगवान अलग अलग नहीं है, भगवानों का अवतार होता है ना। सभी भगवानों का अवतार होता है। जो कार्तिकेय हैं वो भी विष्णु के ही अवतार हैं, वो भी भगवान ही है। जो गणेश हैं वो भी भगवान ही है। नरसिंह भी हमारे ही भगवान के अवतार हैं। देवी काली वो भी दुर्गा के ही अवतार हैं। तो तुम जितने भी भगवान के नाम ले रहे हो वो सारे भगवान एक ही हैं, इसलिए हमारे धर्म को अपना लो, ठीक है। तो इसी तरह उसके जैसे ही क्षेत्र का एकीकरण कर लिया ना, जनजातीय क्षेत्रों को भारत में समाहित कर लिया गुप्त साम्राज्य में, ऐसे उसके धर्म को भी हिंदू धर्म में शामिल कर लिया, ठीक। जाति व्यवस्था के बारे में देख चुके थे। जाति व्यवस्था इस काल में फाहियान ने भारत की यात्रा की थी, और फाहियान ने टिप्पणी की है अपने ग्रंथ में कि चंडालों को यह सख्त निर्देश दिया गया था उस काल में कि जब भी वो नगर में प्रवेश करें तो ढोल बजाते हुए प्रवेश करें, ताकि लोग जो है दूर से ही साइड हो जाएं कि नगर वो आ रहा है, ताकि वो किसी से उसे छुआ ना जाए, है ना। यानी कि आप क्या देखते हो कि इस काल में जाति व्यवस्था जो है गुप्त काल में काफी एकदम कठोर रूप ले लिया था। छुआछूत की भावना अपने चरम पर पहुंच चुकी थी गुप्त काल में आकर के। तो ये चीजें थी जाति व्यवस्था के अनुसार। एक टिप्पणी के आधार पर आप इस काल के पूरी जाति व्यवस्था का अनुमान लगा सकते हो। इस काल में महिलाओं की स्थिति में भी काफी गिरावट देखने को मिला था। केवल एक चीज आपकी, इस काल में आपकी महिलाओं की स्थिति कैसे थी, इस काल की जानकारी आप देख सकते हो। भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख था, जो 510 ईस्वी में लिखा गया था, उस एरन अभिलेख में जो टिप्पणी की गई है, केवल उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हो कि इस काल में महिलाओं की स्थिति क्या क्या थी। काफी निराशाजनक थी। बहुविवाह आम हो चुका था, सभी राजा कई सारी रानियां रखती थी, ये इसी समय से ज्यादा प्रचलित हो चुका था। महिलाओं को पुराण जैसी चीज, पुराण जो है बाद में जब पुराणों की रचना हुई थी तो पुराणों को पढ़ने का अनुमान जो है अनुमति दी गई थी महिलाओं को और निम्न जातियों को। लेकिन बाद में गुप्त काल में आते आते महिलाओं को यह कहा गया कि आप पुराण भी नहीं पढ़ सकते, तो पुराण पढ़ने का अधिकार भी छीन लिया गया। स्वयंवर, महाभारत काल में और रामायण काल में स्वयंवर की प्रथा थी। स्वयंवर का मतलब ये नहीं कि केवल लड़की जाके किसी को जयमाला दे दे, इसका मतलब ये वो भी होता है कि महिलाओं की इच्छा पूछी जाती है कि क्या तुम्हें ये पुरुष पसंद है या नहीं। लेकिन यहाँ गुप्त काल आते आते ये प्रथा भी छोड़ दिया गया। मनु स्मृति में ये लिखा गया है कि लड़कियों को जितनी जल्दी हो सके शादी कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें ये जो मनु स्मृति है इसी ग्रंथ में इसी काल में लिखा गया था, गुप्त काल में ही, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि महिलाओं की जितनी निम्नतम से निम्नतम दशा हो सकती है वो इस काल में आ चुकी थी। गुप्त काल आते आते ये चीज देखने को मिला था। सती प्रथा का प्रमाण तो देख ही चुके हैं। एक तो शादी जल्दी कर दिया जाता, किसी अधेड़ उम्र के पुरुष के कर दिया जाता, और यदि वो मर गया तो फिर उसे क्या किया जाता था, उसे सती बना दिया जाता था, ठीक है। इस समय की एक और बुराई थी बहुत ज्यादा खतरनाक, वो थी जबरन श्रम। इस काल में आप देखते हो ना कि जितने सारे नहर बनाए गए थे, जितने सारे मंदिर बनाए गए थे, बड़े बड़े भवन बनाए गए थे, ये सारे भवन जो हैं जबरन श्रम करा करके किया गया था। इसके लिए किसी श्रमिक को पैसा नहीं दिया जाता था, किसी की मेहनताना नहीं दिया जाता था। जबरदस्ती उन लोगों से नहरें बनवाई जाती थी, भवन बनवाए जाते थे, ठीक है। ये सभी चीज, और इन्हीं की बिष्टी कहा जाता है। ये चीज उत्तर प्रदेश सॉरी जो है यूपीएससी में 2022 में पूछा गया है कि बिष्टी शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। तो बिष्टी का मतलब होता है जबरन मजदूरी करवाना किसी से, ठीक है। तो ये चीज इस समय काफी ज्यादा हो गया था, कहीं ज्यादा व्यापक हो गया था, क्योंकि अब देख रहे हो ना ब्राह्मणवाद का विस्तार हो रहा है। तो ब्राह्मणवाद का विस्तार होगा, ये जहां जहां पर जाएगा, मैदानी इलाके से जनजातीय इलाके में जाएगा, वहां अपना मंदिर बनाएगा, वहां अपना घर बनाएगा। तो घर बनाने के लिए किसी को मजदूरी नहीं देगा, सभी को क्या करेगा, जबरदस्ती अपने में क्या करेगा, मकान बनवाएगा, मंदिर बनवाएगा, और जबरदस्ती वहां से काम करवाएगा, फिर बोलेगा जाओ, ठीक है। तो इसका जबरन श्रम जो है यहाँ पर काफी ज्यादा व्यापक हो चुकी थी। इस काल की जो अर्थव्यवस्था और व्यापार है,
तो इसकी देख लीजिए। इस काल की जो व्यापारिक व्यवस्था की जानकारी देने वाला एक ग्रंथ है अमरकोश। अमरकोश में विभिन्न प्रकार के जहाज निर्माण का जो है वर्णन किया गया है। बहुत प्रकार के जहाजों का जो है विवरण दिया गया है कि कितने प्रकार के जहाज होते हैं। ठीक है, इसी में नगर श्रेष्ठी और सातवाह जैसे शब्दों का वर्णन किया गया है। नासिक से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो गुप्त काल की है। यहाँ पर इसमें कुम्हारों के एक यूनियन यानी कि कुम्हारों के एक संघ का जो है विवरण दिया गया है इस ग्रंथ में। अब हम देख रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य की पतन या फिर कैसे हुआ था, पतन कैसे हुआ था या फिर पतन के कारण। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद शासक और प्रशासक जो है दोनों कमजोर हो गए। जितने सारे उत्तराधिकारी हुए सारे कमजोर थे। सभी जितने सारे पराजित राजा थे वो सारे स्वतंत्र कर लिया अपने आप को। जो समुद्रगुप्त ने जो दक्षिण भारत के जीता था, वो जो 3 रणनीति अपनाई थी वो अब काम नहीं आई। साथ ही साथ हून आक्रमण बार बार करता रहा, इस कारण से भी गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। मालवा शासक उस समय काफी देशी शासक, जैसे हमने देखा ना हून आक्रमण विदेशी होते हुए भारत पर आक्रमण किया था, तो ऐसे ही देशी शासक भी उस पर आक्रमण करने लगे थे और ये सत्ता को कमजोर कर दिया। ठीक है, अब देखिए जब गुप्त साम्राज्य में इतनी सारी बुराइयां थी तो फिर आखिर इतिहासकार जो हैं इसे स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है ना। तो ये भी जानना है स्वर्ण युग कैसे, इसको भी थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। इसे राजनीति का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि आप देख रहे हो जितने सारे डायमेंशन है ना कि सभी डायमेंशन में ये स्वर्ण काल है। तो हम सभी बारी बारी से परीक्षण करते हैं। राजनीति, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आप देख सकते हो कि पहली बार इतिहास में इन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को जीता था। ठीक है, तो ये राजनीतिक दृष्टि से आप इसे स्वर्णकाल कह सकते हो क्योंकि पूरे भारत का एकीकरण कर लिया था इसने। आर्थिक स्थिति से स्वर्णकाल, ये इस गुप्त काल में भले ही व्यापार दशा जो है पहले की तरह नहीं रही, कुषाण काल की तरह जो है बहुत सारे सोने के सिक्के प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी आर्थिक स्थिति काफी उन्नत थी इस काल की। बहुत सारे नगर जो हैं इस काल में भी काफी डेवलप हुए थे। धार्मिक स्थिति का भी स्वर्ण काल हुआ था। इस काल में बहुत सारे जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे उसकी मंदिरों की संख्या में काफी वृद्धि हुई थी। बुद्ध धर्म और जैन धर्म का भी थोड़ा सा विस्तार हुआ था उस काल में, है ना। ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण शासक थे उसकी तरह इसका बौद्ध धर्म पर अत्याचार किया गया था, है ना। तो थोड़ा बहुत इसका भी किया गया था। विज्ञान के काल में आप देख चुके हैं कि कितने सारे ग्रंथ लिखे गए थे इस काल में। साहित्य के काल में कितने सारे साहित्य लिखे गए थे, कालिदास, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, जितने सारे ग्रंथ थे सब इस काल में लिखे गए थे। कला का भी स्वर्ण काल हुआ था। जितने सारे मंदिर हैं, स्तूप हैं, अजंता की बौद्ध की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बहुत सारी पेंटिंग्स इस काल में बनाए गए थे। तो जितने सारे राजनीति, आर्थिक, धर्म, विज्ञान सभी के क्षेत्र में जो है आप कह सकते हो कि ये स्वर्ण काल था इस काल का। लेकिन ये ऐसा स्वर्ण काल कहना सच में उचित है ना। तो 3 आलोचना भी कर लीजिए, स्वर्ण काल की सीमाएं या फिर आलोचनाएं। कह रहा है कि आलोचक कहते हैं कि यदि ये स्वर्ण काल था तो केवल कला के क्षेत्र में स्वर्ण होने से स्वर्ण हो जाता है कोई। इसकी जाति व्यवस्था तो आप देख रहे हो ना कहां पहुंच गई थी। केवल आप कला के क्षेत्र में मंदिर बना लेने से, ब्राह्मणों को वर्चस्व स्थापित कर देने से स्वर्ण काल तो नहीं कहलोगे ना। महिलाओं की स्थिति इस काल में देख रहे हो ना कहां पहुंच गई थी, नरक में पहुंच गई थी। तो स्वर्ण काल आप नहीं मान सकते। फिर आलोचक कहते हैं समाज के जो गरीब और शूद्र वर्ग हैं उससे तो आप बेगार श्रम करवा रहे हो। समाज के जो 4 वर्ग हैं ना, 4 वर्ग में है सर्वोच्च ब्राह्मण, दूसरे हैं क्षत्रिय, तीसरे है वैश्य। तो समाज में जब तक चारों वर्ग काम नहीं करेगा, चारों को मेहनताना और मजदूरी नहीं मिलेगी, तब तक देश की अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा। ऊपर के 3 वर्ग में सबसे ऊपर वाला जो है वो तो काम नहीं करेगा क्योंकि काम उसके लिए वर्जित है। जो ब्राह्मण है उसे तो काम पहले ही कह दिया गया तुम काम करो ही नहीं। ठीक, जो राजा है वो तो राजा ही है, क्षत्रिय जो है राजा है, उसे काम करना ही नहीं है। तो बचा केवल एक वैश्य। तो केवल वैश्य के कमाने लेने से किसी देश का विकास हो जाएगा, है ना। तो यही बात है। आलोचक कहते हैं समाज के गरीब और शूद्र वर्ग से बेगार श्रम करवा रहे हो तो ये स्वर्ण काल कैसे। यहां भी ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि भूमिदान प्रथा से तुम जनजातीय क्षेत्रों का अतिक्रमण कर रहे हो। जनजातीय क्षेत्र के अतिक्रमण का मतलब उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी रूप से उसका शोषण कर रहे हो। उसकी जो अलग थलग पड़ी एक जिंदगी थी जहां पर उसके अपने देवता थे, उसकी महिलाएं स्वतंत्र रहा करती थी, तुम्हारे जाने से अब वो डर चुकी है।
तो ये स्वर्ण काल कैसे, यहां भी ये प्रश्न उठाते हैं। भूमि दान प्रथा देने से सामंती प्रथा का जन्म हुआ। सामंती प्रथा का मतलब हुआ देश के भीतर बहुत सारे देश, है ना, इतने सारे देश हो जाएगा तो फिर केंद्रीय सत्ता का क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगी। तो फिर ये स्वर्णकाल कैसे, जब तुम्हारा प्रधानमंत्री ही, दिल्ली ही शासन कमजोर हो, तो फिर, है ना, अमृतकाल कैसे, स्वर्णकाल कैसे, है ना। बाह्य आक्रमण हुआ तो साम्राज्य की, है ना, साम्राज्य क्या हो जाएगा, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, क्योंकि केंद्रीय सत्ता कमजोर है। फिर अगला कह रहे हैं, आलोचक कहते हैं कि भूमि दान प्रथा से अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा, राज्य की आय में भारी कमी हुई। यदि भूमि दान प्रथा न होता तो उन इलाकों से टैक्स जो वसूला जाता वो केंद्र सरकार को भेजा जाता, फिर केंद्र सरकार उसी पैसे से क्या करती, भारी संख्या में सेना रखती और अपने राज्य की रक्षा करती। लेकिन भूमिदान प्रथा ने उस राज्य का क्या कर दिया, पतन का रास्ता खोल दिया, पतन का जो मार्ग है वो प्रशस्त कर दिया। तो फिर ये स्वर्णकाल कैसे, है ना। तो इतने सारे प्रश्न चिन्ह उठे, अब आप डिसाइड कीजिए कि ये स्वर्णकाल है या नहीं है। ठीक है, हमने तो बता दिया इसके पॉजिटिव पक्ष, स्वर्णकाल है तो कैसे है और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा गुप्त काल था और आज के सेशन में हम लोगों ने गुप्त काल फिनिश कर लिया। ये काफी लंबा चैप्टर था, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ना। तो आप लोग इसे पूरी एक एक पॉइंट को काफी बढ़िया से रट जाइएगा। कल के सेशन में हम इसे गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त काल की जो बाद की घटनाएं हैं गुप्तोत्तर काल उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये शायद कल का अंतिम चैप्टर भी हो सकता है, प्राचीन इतिहास कल फिनिश हो जाएगा। तो प्राचीन इतिहास के बाद हम लोग फिर से, यानी परसों हो सकता है हम लोग मध्यकालीन इतिहास शुरू करेंगे। तो कल के आप सेशन में आप लोग सभी लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम सभी लोग।